तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा प्यारा सा सवाल है वैसे तो ये, बट थोड़ा इसको वो बोलते हैं ना कि क्वेश्चन को मुश्किल करने की कोशिश की गई है। इस बार जो नीट का पेपर था, डायरेक्टली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सवाल है, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या गेम किया उसने कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके इसमें भी 2 चैप्टर के पार्ट को इंक्लूड कर दिया है। जैसे अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सवाल में क्या दिया है, ए करंट आई नॉट फ्लोज थ्रू ए मेटालिक वायर, सॉरी ए मेटालिक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर, रेसिस्टेंस ऑफ सेगमेंट एबीसी इज हाफ दैट ऑफ एडीसी। मतलब एबीसी का जो रेसिस्टेंस है वो एडीसी का हाफ है। मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर। तो अगर आप देखेंगे कि पुराने टाइम पे जो हमारा ये नीट का पेपर आता था उसमें तो ये डायरेक्ट ही हो जाना था, करंट की वैल्यू गिवन रहनी थी और आंसर निकालना था। लेकिन अभी क्या किया है, एक ही सवाल में 2 चैप्टर की नॉलेज को इंक्लूड कर दिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, देखो हमारे पास ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सबसे पहली बात तो यह है कि ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि अब उसने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया कंडक्टर को, उसने बोल दिया है कि एबीसी हो गया, दूसरा एडीसी हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, देखो इस साइड को मैं मान लेता हूं बेटा साइड 1 और इसको मान लेता हूं साइड 2। I1 करंट इधर जाएगी, I2 करंट इधर जाएगी। सभी को पता है करंट वाटर के फ्लो की तरह होती है, जितने रास्ते मिलते हैं उतने रास्तों में डिवाइड हो जाती है। तो करंट बेटा क्या करेगी, आई नोट जब यहां पे पहुंचेगी तो उसके पास 2 रास्ते हो गए जाने के, ऐसे पास करेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी और फाइनली आई नोट बन के वापस आ जाएगी। मतलब जितनी करंट एंटर करेगी उतनी ही एग्जिट करेगी। अगर ये सिंगल करंट वाला केस होता तो एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कंप्लीट कॉइल। यहां पे उसने क्या किया, करंट डिवाइड होने की वजह से दोनों का रेसिस्टेंस अलग होने की वजह से दोनों को हम एक अलग अलग कंडक्टर मान के चलेंगे। ये हमारा एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर अलग हो जाएगा और ये दूसरे वाला अलग हो जाएगा। इसलिए अब जो ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा वो दोनों कंडक्टर की वजह से आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा मेरे लाल वो आएगा B1 प्लस B2। अब बात ये आती है कि सर दोनों प्लस ही करेंगे माइनस करेंगे, ये कैसे पता लगेगा? ये पता चलेगा बेटा डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या करता हूं, सिंपली जो उसने पूछा वहां से हमने प्रोसीड करना होता है सीधे सीधे। ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो 1 की वजह से आएगा और 2 की वजह से आएगा। तो पहले तो मैं आपको लिए बता देता हूं कि जो हमारे पास एक सेमी सर्कुलर कॉइल होती है, कौन सी कॉइल बेटा? सेमी सर्कुलर कॉइल। उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू आर। तो ज्यादातर बच्चों को ये फॉर्मूला याद भी होगा। सेमी सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट आई बाई 4 आर। अब कुछ बोलेंगे सर कहां से आया फॉर्मूला है, तो बेटा कंप्लीट कॉइल के लिए याद करो। अगर मैं फटाफट आप लोगों को बता दूं तो n नंबर ऑफ टर्न्स वाली अगर कोई कॉइल है सेंटर पे, करंट कैरिंग कॉइल, r रेडियस, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है बेटा, तो उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट एन आई बाई आर, जहां पे n है नंबर ऑफ टर्न्स। यहीं पे अगर मैं सेमी सर्कुलर कॉइल बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं बेटा? सेमी सर्कुलर कॉइल, तो सभी को पता है n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। क्योंकि सेमी सर्कुलर कॉइल की बात कर रहे हैं बेटा तो n की वैल्यू हाफ हो जाएगी। हाफ यहां पे पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r होता है। तो सेमी सर्कुलर कॉइल के लिए n हो गया हाफ, n की वैल्यूज पुट करेंगे सो म्यू नॉट अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास, 4r आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो देखो आपको याद रखना पड़ेगा और ये याद होगा भी शायद। अब कुछ लोग अगर बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो इसका भी ओरिजिन कौन सा होता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। याद करो, एक +2 बोर्ड का भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। किसी करंट कैरिंग कॉइल के अंदर r रेडियस की कॉइल है, x पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक्सियल पोजीशन पे कॉइल के, तो ये फॉर्मूला होता है। फिर मैं x0 पुट करता हूं उसमें, तो सेंटर पे आता है, सेंटर पे पुट करके बेटा हमारे पास आ जाता है म्यू नॉट एन आई बाई 2r। फिर सेमी सर्कुलर के लिए आ जाता है म्यू नॉट आई बाई 4r। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई बाई 4r। चलो तो कैसे करेंगे बेटा इसको भी, ठीक है, कैसे सोल्व करने वाले हैं हम ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया कि B1 और B2 मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है जी। अब करंट दोनों में डिफरेंट है, तो करंट जब डिफरेंट है तो एक का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 4, और ये R जो है बेटा रेसिस्टेंस नहीं है, ये रेडियस है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सो रेडियस दी है R, तो R
दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 4R, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, सिर्फ करंट अलग है। अब बात यहां पे आती है कि सर आपने कोई बीच में साइन नहीं लगाया, तो साइन जो आएगा बेटा वो राइट हैंड, जो हमारा थंब रूल हम यूज करते हैं एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, उसके हिसाब से होगा। हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, कौन सा आउटवर्ड है, और उसके हिसाब से हमें साइन कन्वेंशन लेने पड़ेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो पहले मैं फर्स्ट वाले की बात कर लेता हूं और तुम्हें याद दिलाता हूं कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल के लिए हम क्या रूल अप्लाई करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा सर्कुलर कॉइल के लिए हमारे पास क्या होता है, हम क्या करेंगे, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाता है, और जो थंब है बेटा, जो क्या है थंब हमें देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट कॉइल के लिए, अगर फर्स्ट पार्ट के लिए मैं देखूं, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरा थंब कैसे जा रहा है, थंब मेरा जा रहा है बेटा आउटवर्ड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इज गोइंग आउटवर्ड, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो B1 मैग्नेटिक फील्ड आया बेटा हमारे पास, वो आउटवर्ड आ गया है। कैसा आ गया, आउटवर्ड। अब यहीं पे अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, तो सेकंड पार्ट में क्या होता है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ऐसे हो गई, थंब कैसे जा रहा है बेटा हमारा, इनवर्ड जा रहा है। अब थंब इनवर्ड जा रहा है, तो सेकंड वाले से जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा, वो बेटा कैसे हो गया, इनवर्ड हो गया। मतलब फर्स्ट वाले से हो गया आउटवर्ड, और सेकंड वाले पार्ट से क्या हो गया, इनवर्ड। अब यहाँ पे देखो हमारी मर्जी है, हम साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से ले सकते हैं, आंसर बाद में मैच कर जाएगा, चाहे अपोजिट भी कोई साइन कन्वेंशन ले। वो क्या है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आउटवर्ड को फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया पॉजिटिव, और इनवर्ड को मैं क्या मान लेता हूँ बेटा, नेगेटिव मान लेता हूँ, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब क्या होगा, देखो B1 क्योंकि पहले वाला क्या दिया मैंने, आउटवर्ड दिया, तो पॉजिटिव ले लिया। B2 क्योंकि इनवर्ड है, नेगेटिव लिया है, तो B2 को मैंने नेगेटिव लिखा दिया। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, हमारे पास म्यू नॉट बाई 4R मैंने कॉमन ले लिया, I1 माइनस I2। अब वैसे तो आंसर हमारा यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि पेपर में इस बार हुआ है कि एक ही चैप्टर के क्वेश्चन में उसने मल्टीपल चैप्टर्स को डालने की कोशिश की गई है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है। I1 I2 हमें निकालना पड़ेगा, I1 I2 हमारा टास्क है कि I1 I2 कैसे निकालेंगे। तो दूसरा पार्ट हमें क्या गिवन है, ये देखो सवाल में क्या गिवन है। सवाल में बेटा हमें गिवन है करंट फ्लोज I0 थ्रू मेटालिक वायर एज शोन इन फिगर, रेसिस्टेंस ऑफ सेगमेंट ABC। देखो ABC को मैंने 1 मानना है, 1 का जो रेसिस्टेंस है इज हाफ दैट ऑफ ADC। सेकंड वाले का क्या है बेटा, हाफ है। सेकंड वाला क्या है दोस्तों, हाफ हो गया। अब बात यहां पे आती है कि हमने I1 I2 एनी हाउ कैलकुलेट करना है, उसको I0 की फॉर्म में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं भी इक्वेशन 1 करके छोड़ देता हूं यहीं पे आप लोगों को समझाने के लिए, और कैलकुलेट करते हैं I1 I2। तो I1 I2 कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो I1 I2 कैलकुलेट करने के लिए भी 2 तरीके हैं हमारे पास, मतलब काफी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। एक तो सिंपल सा ये कि पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, मैं उसको इक्वेट कर सकता हूं, या फिर बच्चों को मैं एक रूल पढ़ाता हूं जिसको बोलते हैं करंट डिवाइडर रूल, जिसकी हेल्प से अगर हमारे पास टोटल करंट हमें पता है, इंडिविजुअल करंट पता है, तो डायरेक्ट हम I1 I2 निकाल सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि 1 मिनट में फटाफट उसको बता दूं, मैं मिटा दूंगा फिर मैं इसको समझाऊंगा कैसे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, कि मान लो हमारे पास ऐसे I0 करंट आई कोई, ठीक है जी, और हमारे पास 2 रेसिस्टेंस है, एक हो गया यहाँ पे ये लेफ्ट वाला हो गया R1, और इधर वाला क्या हो गया हमारे पास R2। इसमें करंट गई I1 और यहाँ पे करंट गई I2। तो जो मैं रूल आप लोगों को बताना चाह रहा हूं उसको प्यार से बुलाते हैं करंट डिवाइडर रूल। क्या बुलाते हैं बेटा उसको, और ज्यादा टाइम मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, नहीं तो अब तक तो आंसर चिपका देना था मैंने यहाँ पे इसका। तो I1 I2 करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल क्या बोलते हैं कि मान लो मैंने I1 करंट निकालनी है, तो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, नीचे हमेशा टोटल रेसिस्टेंस आता है, ऊपर आती है टोटल करंट, जो यहाँ पे क्या दिया बेटा I0, इनटू जिस ब्रांच में करंट निकालनी है उसके अपोजिट वाला रेसिस्टेंस हम यूज करते हैं। मैंने I1 निकालनी है तो मैं यूज करूंगा R2। यहां से मेरे पास डायरेक्ट I1 आ जाएगी I0 की फॉर्म में। कैसे आएगी, I1 मेरे पास आ जाएगी, देखो R2 कितना दिया है मेरे पास, अच्छा R2 दिया है, R2 को R2 ही रखते हैं इनटू I0 अपॉन R1 कितना दिया बेटा, R1 दिया R2/2 प्लस R2, ये हो जाएगा मेरे पास R2 इंटू I0 अपॉन 3/2 R2, ठीक है बेटा, R2 से R2 कैंसिल हो गया, ये हो गया मेरे पास 2I0/3। तो यहां से अगर आप देखेंगे बच्चा पार्टी, I1 मेरे पास आ जाएगा बेटा
2I0/3, तो I1 करंट आ गई मेरे पास। करंट डिवाइडर रूल याद रखना। अब देखो दूसरी करंट भी वैसे मैं करंट डिवाइडर रूल से कैलकुलेट कर सकता हूं, जिसमें आएगा I2 इक्वल टू R1 I0 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन समझदारी इसमें क्या है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। समझदारी क्या बोलती है कि बेटा हमें पता है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I0, डायग्राम से, जो डायग्राम में गिवन है। I0 करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, तो सीधे मेरे पास यहां से I2 आ जाएगी। I2 आएगी बेटा I0 माइनस I1। सो I0 माइनस I1 कितना है दोस्तों, I1 है 2I0/3। तो I2 यहां से क्या आ जाएगा मेरे लाल, 3I0 माइनस 2I0 हो गया I0/3। तो मेरे पास I1 आ गया, मेरे पास I2 आ गया। अब आंसर देखो कैसे आएगा दौड़ते हुए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे B0, तो B0 आ जाएगा मेरे लाल μ0 अपॉन 4r, तो ऐसे ही रहेगा। I1 की वैल्यू कितनी है भाई, 2I0/3 माइनस I2 की वैल्यू कितनी है, I0/3। बहुत बढ़िया जी, यहाँ पे आ गया μ0/4r, एलसीएम ले लेंगे 3, ऊपर आ गया 2I0 माइनस I0 हो गया I0/3। तो ये आ गया μ0 I अपॉन 4r, μ0 I अपॉन 4r। तो बच्चा पार्टी ये हमारे पास हमारा एक फाइनल आंसर आ गया है, μ0 I अपॉन 4r, सॉरी 12r हो जाएगा, 12r कैसे होगा सर, 3a और 4a मल्टीप्लाई होगा दोनों का, μ0 I अपॉन 12r। तो μ0 I अपॉन 12r कौन सा ऑप्शन दिया है हमें, μ0 I अपॉन 12r इज सेकंड ऑप्शन। तो आई होप के समझ में आया होगा सभी को ये क्वेश्चन, ठीक है, सभी को समझ में आया होगा कि भाई हमने कैसे इसको कैलकुलेशन की, कैसे कैलकुलेट किया। इसको फिर से लिखता हूँ, I0/12r, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जब इस चैप्टर को बेटा मैं पढ़ाता हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को अपनी क्लासेस में, तो मैं हमेशा एक बात बोल के बच्चों को थोड़ा अलर्ट करता हूँ। वो क्या है, मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से अगर कोई सवाल आएगा तो ये मान के चलना कि एक जैसे सवाल, सॉरी एक जैसे आंसर दो होंगे। अब एक जैसे आंसर दो कैसे बेटा, ऐसा भी हो सकता था कि μ0 I0 जो हमारे पास ये आया I0, ठीक है, μ0 I0 अपॉन 12r दो ऑप्शन हो, एक के साथ हो सकता था क्रॉस लगाओ, एक के साथ डॉट लगाओ। तो अगर क्वेश्चन में इस पार्ट को भी इंक्लूड करे एग्जामिनर, तब भी कुछ बच्चे फंस सकते हैं इसमें। तो हमारा जो आंसर आया, मैं अगर बताऊं कि सर ये आया कैसा है हमारा, आप हमें ये बताओ कि ये μ0 I0/12r अगर डायरेक्शन के हिसाब से भी लिखें तो ये इनवर्ड आया, आउटवर्ड आया, क्या आया है। तो बेटा ये जो आंसर हमारा आया है, आप ये देखो हमारा आंसर आया पॉजिटिव में, और पॉजिटिव डायरेक्शन हमने कौन सी ली है बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन हमने कौन सी ली है मेरे लाल, पॉजिटिव डायरेक्शन ली है आउटवर्ड। तो इसीलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है तो आउटवर्ड आया है। इन केस अगर ये सवाल डायरेक्शन के साथ होता तो हमने आउटवर्ड मार्क करना था, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसमें दिया है, ए बॉब ऑफ मास m at rest is hanging vertically from the ceiling by a massless string of length 10 मीटर, ठीक है, रस्सी से बांध के रखा है बॉब को। पॉइंट मास a of m, ठीक है, is traveling with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, hits bob elastically। तो बेटा सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कैसे हिट किया गया है, इलास्टिकली हिट किया है। ये एक्चुअली वर्क एनर्जी पावर और मोमेंटम एंड कोलिजन दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है, दोनों कंसेप्ट यूज होगा। द बॉब बी राइजेस h मीटर आफ्टर द कोलिजन टेकिंग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू अकाउंट, g की वैल्यू दी है 10, नेग्लेक्टिंग द साइज ऑफ द बॉब, द वैल्यू ऑफ h इज। आसान भाषा में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे जब ये a बॉडी यहाँ से मूव करते हुए जा रही है, ये b को हिट करेगी, तो हिट करने के बाद b कितनी हाइट तक ऊपर जा रहा है, उस हाइट के बारे में इसने पूछा है। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे बेटा, देखो इसको ना दो पार्ट में वैसे डिवाइड किया जाता है सवाल को। फर्स्ट पार्ट जो इनिशियल हो गया हमारे पास, सेकंड पार्ट यहाँ पे जो फाइनल होगा। अब बात आती है सर इनिशियल और फाइनल का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं आप, इनिशियल और फाइनल का मतलब क्या बता रहे हैं। तो बेटा इनिशियल और फाइनल का मतलब ये है कि इनिशियली यहाँ पे थी बॉडी जो बॉब था, जब ये पार्टिकल इसको हिट करेगा तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है दूसरे में ट्रांसफर होगी और वो कुछ हाइट तक ऊपर तक जाएगा इस टाइप से। अब बात आती है कि सर कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, कितने हाइट ऊपर जाएगा, इस हाइट के बारे में उसने पूछा है। तो अगर आसान भाषा में हम देखें, हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में सिर्फ COM में अप्लाई कर देना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो बोलता है इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल।
तो अगर मैं COMe अप्लाई करूं यहाँ पे, देखो COMe की फुल फॉर्म मैंने बेटा आप लोगों को बता दी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो बोलता है इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। तो इनिशियल काइनेटिक हम यहाँ पे ये लेके चलेंगे कि जब इसको हिट किया पार्टिकल को तो v स्पीड से मान लो ऊपर जा रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक आ गई हाफ mv²। इनिशियल पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो बेटा जहां पे बोब है उसको हम रेफरेंस लेके चलते हैं, ठीक है, रेफरेंस लेके चल रहे हैं, मतलब जहां से हम हाइट को मेजर करेंगे, रेफरेंस लेके चलेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास बोब के अंदर वो 0। अब फाइनल काइनेटिक की बात करते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि जो बोब है ये h हाइट तक ही क्यों गया, इससे ऊपर क्यों नहीं गया, इससे ऊपर भी तो जा सकता था बेटा। तो यहां पे पहुंचने के बाद इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब उसने h हाइट अटेन कर ली है, तो इसलिए फाइनल काइनेटिक ये भी 0 हो जाएगी। लेकिन फाइनल पोटेंशियल क्या हो गई, अब वो h हाइट पर ऊपर चला गया। तो यहां से आप लोग देखोगे तो हाफ mv² इज इक्वल टू mgh, m से m कैंसिल, तो हमारे पास हाइट जो पूछी है वो आ जाएगी बेटा, हाइट आ जाएगी v²/2g से, v²/2g। लेकिन बेटा बात यहीं पे खत्म नहीं होती, हमारा टास्क है कि हमने कितनी वेलोसिटी इसको देनी है, ये वेलोसिटी कितनी होगी इसके अंदर। तो कुछ लोगों का हो सकता है तुक्का लग गया हो कि 10 थी, 10 ही बिना सोचे समझे पुट कर दियो, आंसर उनका भी सही आएगा, लेकिन हमने ये जानना है कि यहाँ पे वेलोसिटी आ कितनी रही है। तो बेटा इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोमेंटम एंड कोलिजन वाले फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे इलास्टिक कोलिजन के। कैसे, जैसे मान लो मैंने उसको इनिशियल केस मान लिया, ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 हो गई 10, बोब रेस्ट में है तो u2 हो गया 0। यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मास इस बॉडी का भी m ही है, और जो हमारे पास बेटा बोब है, जो बोब दिया उसका मास भी m ही है, और जो बोब है वो इनिशियली रेस्ट में है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद ही निकल के आती है, वो क्या बोलती है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड्स टुगेदर in that case one of the body was at rest, तो उस केस में जो वेलोसिटी क्या करती है एक दूसरे की इंटरचेंज कर जाती है। मान लो दोनों बॉडी का मास सेम है और एक बॉडी रेस्ट में है, जब फर्स्ट बॉडी सेकंड को हिट करेगी तो वेलोसिटी को क्या करेगी बेटा, अपनी वेलोसिटी क्या करेगी, उसको दूसरे को प्रोवाइड कर देगी। किस तरीके से होगा यहाँ पे देखो, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो उसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, v1 का फॉर्मूला होता है हमारे पास m1 + m2। इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं, इलास्टिक कोलिजन में, और क्यों कर रहा हूं, मैंने v वेलोसिटी निकालनी है। ये जो v वेलोसिटी आई है इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो v वेलोसिटी है मतलब ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी सेकंड केस की। तो मैं v2 वाला ही फॉर्मूला यूज करता हूं। v2 वाला फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा, हर एक टीचर शॉर्ट ट्रिक से इसको बताता है, नीचे टोटल मास, ऊपर आएगा 2m1u1 और इधर आता है m2 - m1 × u1। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मास सेम है, दोनों मास क्या है बेटा, सेम। दोनों मास सेम होने से ये पार्ट 0 हो गया, तो v2 अगर तुम निकाल लोगे 2m u1 / m + m भी 2m आ गया, 2m से 2m कैंसिल, v2 = u1। तो बात समझे, क्या बात समझे, मैं क्या बताना चाह रहा था, सेकंड बॉडी के अंदर मैंने इसको 1 मानना है, बोब को 2 मानना है, सेकंड बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो फर्स्ट वाले के इनिशियल के बराबर हो जाएगी, मतलब बेटा v2 यहाँ पे u1 के बराबर होगा। इस एक्सप्रेशन से मेरे पास आ गया, और u1 हमें गिवन है 10। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास जो h का फॉर्मूला है, एक्चुअल में अगर इसको अलग से लिख दूं तो ये v2² / 2g होना चाहिए, और v2 हो गया बेटा u1 के square/2g, और u1 तुम्हें पता है कितना है, 10² / 2 × g भी 10 कैंसिल हो गया, h आ गया मेरे पास 10/2, तो दौड़ते हुए आंसर आ गया 5 मीटर। 5 मीटर इसका आंसर था, मतलब कौन सा आंसर है, ऑप्शन 4 सही है 21 का। तो बेटा इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करेंगे। 21 इस तरीके से सोल्व हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अभी बेटा हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं अपना। 22 की बात करें तो बेटा 22 क्वेश्चन जैसा हमें देख के पता चल रहा है ईएम वेव का है, और ईएम वेव भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक सवाल यहां से भी आता ही आता है। सवाल में दिया कोई ईएम वेव है ट्रेवलिंग इन लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr9 दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी बेटा, E0 बता दिया, एम्पलीट्यूड है k हो गया, वेव वेक्टर पता है हमको, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है उसने,
इक्वेशन दी है, इक्वेशन के हिसाब से इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो इसको भी, ये सवाल भी थोड़ा आसान वाली कैटेगरी का था कि हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे बेटा हमारे पास क्या हो गया, उसने बोला था डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव इज प्लस जेड एक्सिस, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसने पूछा इनकरेक्ट, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। करेक्ट क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ये के होता है, जिसको हम प्रोपगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, 11th से पढ़ते आ रहे हैं वेव्स में, इसका जो कोफिशिएंट होगा वेव उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। अगर z है तो वेव z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, x है तो वेव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, y है तो वेव y डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब क्योंकि यहाँ पे z है और प्लस में है, तो हमारे पास तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होगी प्लस z एक्सिस, पहला ऑप्शन हो गया करेक्ट। दूसरा चेक करते हैं, स्पीड ऑफ एम वेव इनसाइड मीडियम। अब देखो मीडियम में वेव की स्पीड होती है हमारे पास फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 लेंगे, एप्सिलॉन आर हमारे पास कितना दिया है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो cm आ गया बेटा मेरे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 8, c की वैल्यू पुट कर दी अपॉन 1 इंटू 9, सो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई 3, तो c की वैल्यू cm आ गया मीडियम में 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब भी ये भी करेक्ट ऑप्शन है। हमसे पूछा इनकरेक्ट, हमसे पूछा बेटा इनकरेक्ट, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो गया। थर्ड को चेक करें, थर्ड उसने बोला द वेव लेंथ ऑफ ईएम वेव इनसाइड मीडियम इज 300 मीटर, तो वेव लेंथ कैसे चेक करेंगे? हमें फॉर्मूला पता है c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। अगर मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ पे मीडियम लगा देंगे, फॉर्मूला पता है ना, स्पीड वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। अब इस इक्वेशन को अगर सेम टाइप की इक्वेशन से कंपेयर करूं, ex इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये जो चीज है बेटा ये ओमेगा है। ठीक है, तो ओमेगा हमें यहाँ पे दिया है 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6। ओमेगा का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में 2 पाई न्यू, 2 पाई इंटू 10 टू पावर 6, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, न्यू आ गया 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूं वेवलेंथ निकालने के लिए, cm बाई लैम्डा m, cm हमारे पास है 10 टू द पावर 8, स्पीड इन मीडियम, cm ने बोल के vm भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, c वैसे हम इस जो लाइट है, लाइट जो स्पीड है वेव की वो लेके चलते हैं वैक्यूम में, v बोल सकते हैं, लेकिन मैंने cm ले लिया इधर, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा m हमारे पास बेटा कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी लैम्डा m निकालना है, वेट यहां से हमने निकालना बेटा लैम्डा m, लैम्डा m आ गया हमारे पास cm अपॉन न्यू, तो स्पीड दी है हमारे पास 3 इंटू 10 टू पावर 8, मीडियम में 10 टू पावर 6, तो वेव लेंथ हमारे पास तो 100 आ रही है। यहाँ से वेव लेंथ कितनी आ रही है बेटा 100, लेकिन यहाँ पे कितनी दी है 300, तो इनकरेक्ट है ऑप्शन में। तो सवाल के हिसाब से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। अब फोर्थ को जब हम चेक करेंगे तो बी वाई की इक्वेशन जब हम पुट करते हैं, बी वाई इज इक्वल टू बी नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी हम लिखेंगे। बी नोट की जो वैल्यू है ये गलत है यहाँ पे। कैसे गलत है? देखो बेटा हमें पता है ई नोट बाई बी नोट इज इक्वल टू होता है हमारे पास सी, जो स्पीड हो गई है ना, वी की फॉर्म में दिया तो वी लेंगे, इज इक्वल टू वी। तो अगर मैं यहां से बी नोट निकालता हूं तो बी नोट बेटा मेरे पास ई नोट बाई वी आएगा, तो एक्चुअल में ये ई नोट बाई वी होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ये ऑप्शन भी क्या है बेटा इनकरेक्ट। तो इसके 3 और 4 दो ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के कितने ऑप्शन सही हो जाएंगे बच्चा पार्टी? 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है भाई? फ्रिक्शन का सवाल है। ठीक है, 23 में हमें दिया हुआ है ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग ए हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, x इक्वल टू 0 से l तक पार्टिकल जा रहा है। ठीक है, तो मान लो कोई m मास का पार्टिकल है और x इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन है, और कहां तक जा रहा है बेटा x इक्वल टू l तक जा रहा है पार्टिकल। ठीक है जी। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन वेरीज, काइनेटिक फ्रिक्शन वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस के साथ वो चेंज कर रहा है जैसे जैसे x बढ़ रहा है। ठीक है जी। म्यू नोट और अल्फा के बारे में बता दिया उसने, कांस्टेंट है। ठीक है, सो दैट म्यू के एट l पोजीशन पे म्यू के हमारे पास क्या हो जा रहा है 0 उसने दिया हुआ है। ठीक है जी, तो यहां पे आएगा द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द मोशन इज, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क उसने दे दिया है, तो बताओ n की वैल्यू कितनी है। ठीक है, हर एक सवाल में तसल्ली से सवाल दिया एग्जामिनर ने कि बच्चे के पास ये मान के चलें कि भर भर के टाइम था, है ना, नीट में, कि बच्चा आराम से बैठ के सोल्व करेगा। इसलिए पेपर को टफ बोला जा रहा है, क्योंकि लेंथी साइड जा रहा है और हर एक पॉइंट पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे।
तो कुल मिला के बात यह है, फ्रिक्शन की वजह से वर्क निकालो, उसी में कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा, वहीं से बेटा हमारा आंसर निकल के आएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं बेटा, तो देखो x इक्वल टू 0 से l तक लेके जा रहे हैं, x यहाँ पे वेरिएबल दिया है, तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में हम इसको करेंगे। हमारे पास जो वर्क डन आएगा, अगर मैं एक स्मॉल पार्ट के लिए लेके चलूं तो मेरे पास dw में इसको वर्क बोलूंगा कि स्मॉल केस में जब हम dx डिस्टेंस ट्रेवल करा रहे हैं उससे, तो dx के लिए हम वर्क कैलकुलेट करेंगे और फिर आगे इसको प्रोसीड करेंगे। अब देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो dx एलिमेंट, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जा रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो हमारे पास बेटा क्या आ गया, यहाँ पे वर्क डन आ गया है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला सभी को पता है क्या होगा इसके ऊपर, भाई कहीं पे भी एफबीडी देखोगे तो ऊपर की साइड नॉर्मल रिएक्शन और नीचे की साइड mg एक्ट करेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नीचे आ जाएगा mg। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी म्यू एन, सॉरी यस हाँ, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन इंटू डी एक्स, और म्यू आएगा म्यू के। यहां मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू के इंटू एन का फॉर्मूला हो गया हमारे पास mg इंटू हमारे पास आ गया बेटा dx। अब यहां पे हम x इक्वल टू 0 से जब l की लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास थ्रू आउट दी उसकी जो मोशन रही, इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क वाला पार्ट हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा मैं वर्क का मोड लेके चल रहा हूं, वैसे तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट राइट साइड को होगा स्मॉल, फ्रिक्शन बैक साइड में लग रहा है, माइनस आना चाहिए, लेकिन माइनस साइन को मैं इग्नोर करके, क्योंकि आंसर सारे प्लस में, मोड लेके मैं चल रहा हूँ, मोड की हेल्प से इसको सोल्व करूंगा। हम क्या करेंगे, म्यू के की वैल्यू पुट कर दो। म्यू के बेटा यहाँ पे दिया है म्यू नोट माइनस अल्फा एक्स इंटू एन की वैल्यू, अब एन मैंने लिख दिया यहाँ से, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg, वही मैंने इधर यूज किया है, mg इंटू dx हो गया। अब क्या करेंगे, टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन हम लिमिट पुट करेंगे। देखो x की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x कहां से कहां जा रहा है, 0 से l तक जा रहा है, ये हो जाएगा म्यू नोट mg माइनस म्यू नोट, सॉरी म्यू नोट mg मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, माइनस अल्फा इंटू mg इंटू x, और ये हो गया dx, ठीक है जी। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू l, तो 0 टू l जब इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नोट mg dx के रेस्पेक्ट में करेंगे, x आ जाएगा लिमिट 0 टू l माइनस अल्फा mg, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आएगी 0 टू l। सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा म्यू नोट mg अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट l माइनस 0 l हो गया, माइनस ये आ जाएगा अल्फा mg l स्क्वायर बाई 2। अल्फा mg क्या आ गया बेटा मेरे पास, l स्क्वायर बाई 2। तो यहां से वर्क की जो अभी मेरे पास इक्वेशन आके रुक गई है, वो कहां पे लाके रोकी मैंने, म्यू नोट mg l माइनस अल्फा mg l स्क्वायर बाई 2। अब यहां से अगर हम एक चीज ध्यान से देखेंगे, वेट, अगर मैं ध्यान से देखूं इधर, तो उसने दिया है कि L पोजीशन पर हमारा म्यू के क्या है, 0 है। तो म्यू के अगर मैं 0 पुट करूं, यहां पे दिया है म्यू के L पोजीशन पे क्या है, 0 है, तो म्यू के अगर मैं यहां पे 0 पुट करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूं, सो म्यू नोट माइनस अल्फा एक्स की जगह आ जाएगा L। तो अल्फा यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो म्यू नोट बाई L आएगा। इसको समझने की कोशिश करना बेटा, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने। ये भी कंडीशन हमें गिवन थी, म्यू के L इक्वल टू 0, L पोजीशन पर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0 हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू L पुट कर रहा हूं यहाँ पे, और इसको 0 पुट कर रहा हूं। 0 पुट कर दिया, म्यू के x की जगह L आ गया, अल्फा आ गया म्यू नोट बाई L, इधर पुट करेंगे। वर्क डन मेरे पास बेटा आ गया म्यू नोट mg l माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई म्यू नोट बाई L, म्यू नोट बाई L mg l स्क्वायर बाई 2। अब एक L से एक L कैंसिल हो गया बेटा, तो वर्क अगर आप देखोगे तो इधर आ गया म्यू नोट mg l, और माइनस ये क्या आ गया, म्यू नोट mg l बाई 2। अब म्यू नोट mg l माइनस म्यू नोट mg l बाई 2, 1 में से हाफ गया, तो वर्क मेरे पास यहाँ पे आ गया म्यू नोट mg l बाई 2, ये आ गया जी। बात यहाँ पे यह है कि वर्क हमें गिवन है, वर्क क्या गिवन है हमें, वर्क हमें गिवन है n म्यू नोट mg l, ठीक है, ये चीज गिवन है। इस साइड हमारे पास आ गया म्यू नोट mg l बाई 2, तो ये सारा का सारा डाटा हमारा कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आ गई यहां से 1/2, n की वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1/2। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 23 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट था मेडिकल वालों के लिए। अगर ज्यादातर बात करूं मैं, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है,
इंटीग्रेशन से कुछ लोग डरते हैं, ज्यादातर लोग की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में हमने इसको प्रोसीड करना था। 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, 20 थ्रू हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा इस तरीके से सोल्व होगा। ठीक है बेटा, अभी हमारा अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 24 डायग्राम को देख के पता चल रहा है बेटा रियल एंड अपरेंट डेप्थ पे सवाल गिवन है। अच्छा कंसेप्ट है ये भी रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स का सवाल दिया हुआ है ये रे ऑप्टिक्स पे, जो रियल एंड अपरेंट डेप्थ को लेके इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो पहले सवाल पढ़ते हैं हम, सवाल क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, सवाल दिया कंसीडर 3 मीडियम पी क्यू एंड आर। 3 मीडियम दे दिया उसने। ठीक है, ये वाला मीडियम है पी जो मेंशन है, ये वाला मीडियम हो गया हमारे पास क्यू मीडियम, और ये हो गया आर जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मार्क किया उसने। ठीक है जी, द मीडियम क्यू हैविंग थिकनेस 5 सेंटीमीटर, एक की उसने थिकनेस दे दी 5, इज प्लेस्ड बिटवीन एक्सटेंडेड मीडियम पी एंड आर एज शोन इन फिगर। ठीक है जी, बीच में डाल दिया इसको। एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ मीडियम क्यू, क्यू के सेंटर में डाला है। ठीक है, मतलब ये जो ओ पॉइंट है बेटा ये इधर से भी 2.5 पे है और इधर से भी कितने पे है 2.5 सेंटीमीटर पे, ऊपर से भी 2.5 सेंटीमीटर, नीचे से भी 2.5 सेंटीमीटर, मिड में दे दिया पॉइंट। ठीक है जी, इफ ठीक है, इफ व्यूड फ्रॉम पॉइंट पी नियर द नॉर्मल, अच्छा नॉर्मली हम व्यू कर रहे हैं, नियर द नॉर्मल डायरेक्शन द अपरेंट डेप्थ ऑफ ओ इज h1। ठीक है, जब टॉप से देख रहे हैं ओ पॉइंट को, है ना, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझना। ये बोल रहा है कि जब हम टॉप से देख रहे हैं ओ पॉइंट को तो h1 डेप्थ है। मैं सिर्फ इतना मार्क करके छोड़ देता हूं जिसकी हमें कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी। 2.5 सेंटीमीटर ये, 2.5 ये बोल रहा है कि जब हम ऊपर से देख रहे हैं बेटा तो अपरेंट डेप्थ h1 है। फॉर सिमिलर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आर, फिर नीचे से देखेंगे तो अपरेंट डेप्थ h2 है। मोड ऑफ h1 माइनस h2 यहाँ पे पूछा है, तो मोड ऑफ h1 माइनस h2 का मतलब बेटा यहाँ पे क्या हुआ, रियल एंड अपरेंट डेप्थ का हमने केस लगाना है। तो अगर मैं केस 1 लेके चलूं, फर्स्ट केस अगर आपको बड़े प्यार से मैं समझाऊं तो फर्स्ट केस में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर हम चेक कर रहे हैं, देखो n यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके चल रहा है, हम म्यू मान के चलते हैं जो स्टैंडर्ड सिंबल है, यहाँ पे इसने np लिया है। तो ऊपर वाला रेयर मीडियम है p और नीचे वाला क्या है बेटा q। देखो p की अगर मैं बात करूं तो p को मैं रेयर लेके चलूंगा और q वाले को मैं क्या लेके चलूंगा, डेंसर लेके चलूंगा, फर्स्ट केस के हिसाब से। वहां से वो देख रहा है, तो यहाँ पे केस 1 में क्या है बेटा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो डेंसर में है और जो ऑब्जर्वर है जो देख रहा है बेटा वो कौन से मीडियम में है, रेयर मीडियम में है। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, म्यू डी आर, रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है बेटा, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम टू दैट ऑफ रेयर मीडियम। यहां पे क्या आता है, देखो जब हम रेयर से डेंसर में देखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट दूर होता है वो हमें पास दिखाई देता है। यही तो हमने पढ़ा है कि अगर मैं किसी स्विमिंग पूल के अंदर कॉइन डाल के एयर वाले पार्ट से, मतलब रेयर से पानी के अंदर देखूंगा डेंसर में, तो जो चीज कहां पर है बेटा, जो चीज दूर है वो मुझे पास में दिखाई देगी। मतलब ऊपर से अगर तुम स्विमिंग पूल की डेप्थ देखने की कोशिश करोगे तो डेप्थ कम दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल में डेप्थ क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे और मैं बच्चों को शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ उसके फॉर्मूले की। जब हम रेयर से डेंसर देखते हैं, डेंसर से रेयर देखते हैं, तो कंफ्यूजन ये आती है, कहीं कहीं पे रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ आता है, कहीं कहीं पे अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल आता है। तो बच्चों को मैं ये समझाता हूँ शॉर्ट ट्रिक से कि बेटा हमेशा याद रखना कि ऊपर न्यूमरेटर में हमने वो डेप्थ लेनी है जो ज्यादा है, चाहे वो रियल हो या अपरेंट हो। तो जैसे कि यहाँ पे अपरेंट डेप्थ कम होगी, रियल ज्यादा होगी, तो ऊपर जो हमारे पास आएगा वो रियल आ जाएगी और नीचे जो आएगी बेटा वो अपरेंट आएगी। और ये अपरेंट ही बोली है उसने कि जब ओ से देख रहे हैं तो h1 है, h1 अपरेंट है। तो यहां से अगर मैं h अपरेंट निकालता हूं दोस्तों, h अपरेंट निकालता हूं तो ये रियल जो डेप्थ है अपॉन क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर टू रेयर मीडियम। आई होप बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा। डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, म्यू डी अपॉन म्यू आर। तो यहां पे जब मैं h अपरेंट का मतलब h1 लिखूंगा तो रियल डेप्थ कितनी है, ठीक है, रियल डेप्थ की अगर मैं बात करूं, पॉइंट ओ को देख रहे हैं, पॉइंट ओ को देख रहे हैं कहां से, मीडियम पी से, तो वो कितनी है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ है बेटा 2.5।
अपर एंड डेप्थ म्यू डी बाई म्यू आर, तो म्यू डी बाई म्यू आर कितना हो जाएगा, डेंसर यहाँ पे क्यू वाला लेके चलेंगे, तो डेंसर मेरे पास जो मेरे पास बचा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.25 बाई म्यू डी बाई म्यू आर, ये हो गया 1, तो मेरे पास ये आ गया 2.5 अपॉन 1.25, तो 2.5 अपॉन 1.25 ये बेटा जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हटाएंगे, ये लो जी एक 0 आ गया, ये हटाया ऊपर 100 चला गया, अगर आसान तरीके से सोल्व करें, ये ठीक है कैंसिल हो गया जी, 25 H1 आ गया मेरे पास 10/2 का मतलब मेरे पास कितना सेंटीमीटर आ गया, सॉरी 10/5 कितना आया दोस्तों, 10/5 मतलब 2 सेंटीमीटर, H1 हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गया है। हमने H2 निकालना है और माइनस कर देंगे। अब H2 कैसे निकाल लेंगे, सेकंड केस को समझो बेटा, किसको समझेंगे हम, सेकंड केस को। तो सेकंड केस कैसे समझेंगे, सेकंड केस में देखो कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, अब वो बोल रहा है कि मैंने R से Q मीडियम में देखना है, पहले केस में P से Q में देखा, तो P से जब Q में देखा तो रेयर से डेंसर में देखा। अभी मैं क्या कर रहा हूं बेटा, R से Q में देख रहा हूं, तो तुम ये देखो कि R और Q में ज्यादा डेंसर कौन है, हमें पता है कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयर का कम होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको हम डेंसर ज्यादा मान के चलेंगे, ठीक है। तो वैसे तो 1.5 1.25 दोनों ही डेंसर की कैटेगरी है, लेकिन दोनों में हाईली डेंस कौन सा है, हाईली डेंस है ये वाला, तो इसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में क्यू को हम रेयर मान के चलेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में आ गया, और जो ऑब्जर्वर है दोस्तों, ऑब्जर्वर हमारे पास कैसे मीडियम में है बेटा, डेंसर मीडियम में। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, म्यू डी आर का फॉर्मूला हो जाएगा H। अब यहां क्या होता है, यहां रिवर्स केस है, जब डेंसर से हम रेयर में देखते हैं तो जो चीज पास में है वो दूर दिखाई देती है, समझ रहे हो क्या गेम है, उल्टा गेम है। जब रेयर से डेंसर में देखेंगे तो जो चीज दूर है पास दिखाई देगी, लेकिन जब रेयर से डेंसर में देखेंगे तो जो चीज हमारे पास में होती है एक्चुअल में वो हमें दूर विजिबल होगी, दूर दिखाई देगी। तो यहां पर बेटा अपर एंड डेप्थ ज्यादा होगी, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से जो ज्यादा डेप्थ है ऊपर आनी चाहिए, रियल डेप्थ कम होगी, वो नीचे आ गया। हमने पूछा है अपर एंड, पूछा है उसने, अपर एंड का मतलब बेटा H2 बोला है, H2 ये आ गया म्यू डी आर इंटू H रियल। अब म्यू डी आर का मतलब हो गया बेटा म्यू डी बाई म्यू आर इंटू H रियल। म्यू डी डेंस, अब डेंसर कौन सा है, R और Q में डेंसर है R 1.5 वाला, रेयर कौन सा वाला हो जाएगा, अब ये म्यू आर मतलब R मत लेके चलना बेटा, ये हो गया 1.25 इनटू रियल डेप्थ। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो रियल डेप्थ मेरे को कितनी दिखाई देगी, रियल में एक्चुअल में कितनी पे है, ये 2.5 पर है, कितने पर है बेटा 2.5 पर। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे, यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बेटा हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा 25.53। तो बेटा ये सोल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा यहां से 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर निकल के आ रहा है H2 हमारे पास बेटा निकल के आ जाएगा यहाँ पे कितना 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब 3 सेंटीमीटर आ गया, उसने हमारे से क्या पूछा है H1 माइनस H2, क्या पूछा बेटा H1 माइनस H2 पूछा है उसने। अब H1 माइनस H2 जो हमसे पूछा है, अच्छा इससे फिर हम कैंसिल करने पे 3 आ गया, ठीक है। H1 माइनस H2 जो पूछा है हमारे पास ये आ गया 3 माइनस, अच्छा H1 कितना था, मोड लगाएंगे सॉरी, H1 है हमारे पास 2 और H2 है 3, तो मोड ऑफ H1 माइनस H2 हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर। तो 1 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया बेटा हमारे पास, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया है। तो ऐसे हमारा बेटा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। अब बात कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक है। 25 मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। पिछले वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, 25 की बात करते हैं। तो 25 सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और लेकिन यूज होगा इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी। कैसे, यहां पे बोला गया कंसिडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर विद रेडियस r एंड टोटल चार्ज प्लस q, ए पॉइंट चार्ज
चार्ज कैसे दिया है, सॉरी एक मिनट, ए पॉइंट चार्ज दिया माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू सच दैट क्यू इज मच स्मॉलर देन कैपिटल क्यू विद मास m released from rest at a distance 3r from the center of the charge sphere, सेंटर से 3r डिस्टेंस पे है चार्ज। when the charge point charge reach the surface, स्पीड बतानी है, स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब मैं क्वेश्चन पेपर मैंने देखा तो मैं तभी काफी खुश था इस पार्ट को लेके कि मैं खुद भी, मेरी क्लास में अभी वर्क एनर्जी पावर ही चला हुआ है करंटली, और हम सीएमई वाला पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। तो सीएमई का यूज देखो इलेक्ट्रो में भी यहां तक पहुंच गया है। तो सीएमई में क्या करेंगे, देखो पहले इसको सिंपल केस से समझो कि एक चार्ज स्फीयर है जिसको प्लस क्यू चार्ज दिया है और स्फीयर की रेडियस बेटा आर है। उसने बोला है कि कोई एक माइनस क्यू चार्ज है जो सेंटर से, कितना चार्ज है बेटा, माइनस क्यू चार्ज, और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है दोस्तों, 3r डिस्टेंस पे, उसको रिलीज किया गया रेस्ट से। सबसे पहली बात तो उसने अच्छा डाटा दे दिया कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। साथ ही साथ ये गिवन है कि जो स्मॉल चार्ज है इट इज मच स्मॉलर देन द बिगर चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है जी। अब उसने पूछा है व्हेन द पॉइंट चार्ज रीच द सरफेस ऑफ द स्फीयर इट्स स्पीड इज। अब बात ये आती है, सोचने वाली बात यह कि इसके पास जा ही क्यों रहा है, जो माइनस क्यू चार्ज है ये स्फीयर के पास क्यों पहुंच रहा है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज स्फीयर के पास पहुंचेगा। तो जब स्फीयर के पास पहुंचेगा तो यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी चलो 0 है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, लेकिन जब इस पॉइंट के पास पहुंचेगा तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी उसकी। तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे केस में सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आती है। हमें पता है जब बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स काम करती है तो CUME एप्लीकेबल होता है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा यहाँ पे हम सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे, क्या अप्लाई कर देंगे दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, इसका मास भी दिया है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। तो इनिशियल काइनेटिक देखो इनिशियली रेस्ट में है तो 0 होगी। इनिशियल पोटेंशियल देखोगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सभी को पता है कि Q1 Q2 अपॉन R इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। साथ ही साथ मैंने जब बताया कि अगर हम किसी भी स्फेरिकल बॉडी के आउटसाइड की बात करेंगे तो कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो उसको पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं। तो बेटा यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, माइनस क्यू आया पता चल गया होगा, माइनस चार्ज था। डिस्टेंस जो आती है बेटा वो सेंटर से आती है तो डिस्टेंस आ गया 3r, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज नहीं है, स्फेरिकल बॉडी है, सेंटर से डिस्टेंस लेके चलेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहां से v आएगा। और फाइनल पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो फाइनली तो चार्ज यहां पे पहुंच रहा है सरफेस पे, तो सरफेस पे जो फॉर्मूला हो जाएगा KQ माइनस यहां पे ले लिया मैंने अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी बेटा रेडियस के बराबर r आ गया, ठीक है बच्चा पार्टी। अब इधर से मैं अगर सोल्व करना स्टार्ट करूं तो हाफ mv² मेरे पास आ जाएगा, इधर ये KQ बाई R प्लस हो जाएगा और माइनस ये KQ बाई 3R माइनस में रहेगा इसके साथ। यहां से अगर मैं 3R एलसीएम ले लूं बेटा तो ऊपर क्या आएगा मेरे पास 3KQ अपॉन 3KQ माइनस KQ इंटू Q। तो मेरे पास ये आ जाएगा यहां से हाफ mv² इज इक्वल टू 2KQ अपॉन 3R, या फिर अगर मैं इसको v² की फॉर्म में लिखूंगा तो v² मेरे पास आएगा 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4KQ अपॉन ये हो जाएगा 3m इंटू R। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हाँ k की फॉर्म में आंसर नहीं है, k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब k की वैल्यू सभी को पता है, अगर मैं k की वैल्यू अलग से पुट करके रख दूं तो k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी सबको अलग लिखता हूं 4 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बचा, इधर बचा 3mR, तो 4 से बेटा 4 कैंसिल हो गया। यहां से अगर मैं v² की वैल्यू अब लिख देता हूं तो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन नीचे आएगा 3 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू R, और यहां से अगर मैं v निकालता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू R।
तो बेटा हर एक सवाल में भर भर के कैलकुलेशन वाला पार्ट उसने दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए पेपर बार बार मैं बोल रहा हूँ कि टफ साइड गया है। तो KQ/3 पाई एप्सिलॉन mr कौन सा ऑप्शन है? KQ/3 पाई, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हुआ बेटा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फोर्थ ऑप्शन सही हो गया है मेरे लाल, ठीक है बेटा। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 26। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 8-10 सवाल तो थे भाई बिल्कुल, कि जैसे हमारे पिछले अभी जो कैंसिल हुआ पेपर उसमें जो थे आसान आसान, या नीट में जो 25 से पहले आते थे, 8-10 सवाल वैसे ही है, ठीक है। लेकिन 8-10 से कुछ नहीं होने वाला ना भाई। उसके चक्कर में जब हमें लगता है कि अटेम्प्ट कम हो रहा है तो बच्चे क्या करते हैं, घबरा के ज्यादा और अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और वहां पे फंस जाते हैं। और दूसरी चीज, अभी तो देखो मैं तो आप लोगों को शांति से बता रहा हूं, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो क्वेश्चन को पिक करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके लिए पेशेंस चाहिए, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपने पूरे साल कितनी मेहनत की है, कि आप बहुत मुश्किल मुश्किल सवालों में से खुद को संभालने के बाद में भी आसान सवालों कैसे पिक करके सोल्व कर पाते हो, ठीक है। अदरवाइज इनसे ही डर के लोग फिर लगते हैं कि भाई सब कुछ गड़बड़ हो गया, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और पेपर खराब कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 सर्कुलर मोशन पे दे दिया है। ए कार ट्रेवल्स ऑन ए सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर which is banked at an angle theta. If car travels at a speed 10 meter per second, then the wear and tear on tires is minimum, taking the acceleration due to gravity 10 meter per second square. थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बच्चों को तो ताकि थोड़ा सांस चलती रहे बच्चों की एग्जाम में, है ना, बहुत ज्यादा टेंशन में ना चले जाएं, मलाई सवाल भी डाल दिए कहीं कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे क्या होगा, बैंकिंग ऑफ रोड tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। तो बेटा v स्क्वायर, स्पीड कितनी दे दी सीधे tan स्क्वायर, रेडियस कितनी दे दी है 50, g की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 10, कैंसिल हो गया बेटा 10/50 1/5। तो थीटा हमारे पास tan इनवर्स 1/5। तो जैसा मैंने बताया कि थोड़ा 1-2 ग्राम बच्चों को खुश करने के लिए मलाई सवाल भी डाल दिए थे। सेकंड ऑप्शन 26 का तो फ्री का सवाल था, सेकंड ऑप्शन सही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 27। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो बेटा ये भी एक क्रांतिकारी सवाल दिया हुआ है, ठीक है। क्या सवाल दिया बेटा, क्रांतिकारी क्वेश्चन दिया हुआ है कि बढ़िया तसल्ली से एग्जामिनर ये मान के चल रहा है कि बच्चों के पास भर भर के टाइम है, तसल्ली से बच्चे करेंगे इसको। तो एक फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर था, यूनिट वायर ऑफ यूनिट रेडियस यूनिटी दी है, इज फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऐसे वायर को फिक्स कर दिया बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, और 2 पॉइंट पार्टिकल उसने बोले हैं, 2 पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ यूनिट मास स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए पे θ/2, मतलब ये पॉइंट हो गया हमारा θ इक्वल टू π/2। यहां से थीटा मेजर करना स्टार्ट किया, ऊपर प्लस हो गया, विद आइडेंटिकल यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंड मीट्स अगेन एट θ इक्वल टू -π/2, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दे दी बेटा -π/2 दे दी है, ठीक है जी। ड्यूरिंग दिस टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। उसने बताया है कि टोटल लीनियर मोमेंटम कौन सा डायग्राम शो कर रहा है जब वो ए से चलना स्टार्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जो थीटा इक्वल टू π/2 है, और बी पे आके मीट कर रहे हैं। उसने पूछा है टोटल, क्या बोला बेटा, टोटल लीनियर मोमेंटम। तो टोटल लीनियर मोमेंटम मतलब पहले वाले पार्टिकल का, है ना, इस साइड का अगर मैंने बेटा बोल दिया 1 और इस साइड के पार्टिकल को बोल दिया 2, जो ऐसे जा रहे हैं, तो फर्स्ट वाले पार्टिकल का और दूसरे वाले पार्टिकल का टोटल लीनियर मोमेंटम उसने बोला है कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो टोटल लीनियर मोमेंटम का हमने यहाँ पे केस बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनानी पड़ेगी, हम मान लेंगे कि पार्टिकल का मास m है, और इस डायग्राम को अगर मैं देखो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप लोग देखेंगे, किसी भी इंस्टेंट पे आप लोग अगर देखेंगे, मैं डायग्राम थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूं, ये वाला जो हमें रिक्वायर्ड है भी। किसी भी इंस्टेंट में देखो जब पार्टिकल इस पॉइंट पे है ऐसे, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस टाइप से हो जाएगी ऐसे, ठीक है, और सेम होगा इस डायरेक्शन में। मैं एक साइड का करके बताऊंगा, दोनों साइड सिमेट्री होगी,
यहाँ पे भी स्पीड ऐसी होगी, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, ये तो सब लोग जानते ही हैं। अब ये एंगल अगर थीटा दिया है, मैं अगर इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूं दोस्तों, इस लाइन को क्या कर दूं बेटा, एक्सटेंड कर दूं, और आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, क्या ये वाला एंगल बता सकते हो मुझे कितना है? तो इस वाले एंगल को अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, ये टोटल एंगल, ये यहां पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ 90 हो गया। ये वाला जो एंगल है बचा हुआ, ये हो गया बेटा 90 माइनस थीटा। इस ट्राइंगल में देखना ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। अब v का रेडियस के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 होगा, तो टोटल 90 में से जब 90 माइनस थीटा माइनस करेंगे तो ये एंगल थीटा निकल के आएगा। कितना एंगल बच के आएगा बेटा? थीटा। तो सबसे पहली बात तो हमने ये समझनी पड़ेगी कि जो वेलोसिटी यहाँ पे एंगल बना रही है, ये थीटा एंगल बना रही है। अब एक थीटा की वजह से मैं एक जगह करके बता रहा हूं भाई, डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा, दूसरी तरह साइड आपने इसको समझ लेना है खुद से। एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है जी। इसका इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो v sin थीटा आएगा, और जो इस साइड कंपोनेंट आएगा, इस साइड को इधर, ये आएगा मेरे पास v cos थीटा। अब v cos थीटा है तो नेगेटिव क्वाड्रेंट है, चलो मैं मार्क करूंगा बाद में। ऐसे इसका इस साइड आएगा v sin थीटा, और इस साइड को बेटा क्या आ जाएगा इधर मेरे पास v cos थीटा। और बच्चों को तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जब पढ़ाता हूं, जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बना है उधर कोस आता है ना। अगर मेडिकल वाले ज्यादा एंगल भी नहीं याद रख पा रहे हैं तो मैं क्या समझाता हूं बेटा, कि जिस साइड हमारा थीटा एंगल बना है उधर सीधे कोस मार्क कर दो। तो कोस, ये कोस आ गया, इधर साइन आ गया, इधर साइन आ गया। सबसे पहले तो मैं डायरेक्शन मार्क करनी पड़ेगी प्रॉपर। डायरेक्शन कैसे मार्क करनी पड़ेगी बेटा? अगर ये साइड पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव का मतलब इसको मैं सीधे तुम्हें यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बताता हूँ। ये साइड प्लस आई, ये साइड माइनस आई, ऊपर प्लस जे, यूनिट वेक्टर्स आई होप सब लोग जानते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और जिसको सिर्फ किस लिए यूज करते हैं हम? डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंपोनेंट बन गए। अभी देखो मैंने यहाँ पे माइनस मार्क नहीं किया है, इधर करूंगा मैं। P1 जब मैं पहला लीनियर मोमेंटम निकालूंगा, यहाँ पे वैल्यूज इकट्ठा बाद में पुट कर दूंगा, तो पहले लीनियर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला याद करो, मास इनटू वेलोसिटी। ये सिर्फ लिखा मैग्नीट्यूड 1D में, लेकिन यहां पे तुम देखोगे एक ही टाइम पे पार्टिकल के अंदर दोनों डायरेक्शन में मोशन है। कैसे डायरेक्शन में मोशन है बेटा? दोनों डायरेक्शन में। ये साइड मैंने 1 माननी है, ये 2 माननी है, ठीक है जी। राइट साइड को भी वेलोसिटी कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, और डाउनवर्ड भी आ रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, P1 जो मैं लिखूंगा, मास, मैंने पार्टिकल का मास मान लिया m, मास को तो चलो मैंने बाहर ले लिया। ये जो आएगा या साथ ही लेके चलते हैं, एक मिनट, मैं लिखूंगा m इंटू वी इंटू साइन थीटा इंटू आई कैप। आई होप सभी को समझ में आया, एम वी साइन थीटा आई कैप, साथ ही साथ डाउनवर्ड भी है, माइनस ये मेरे पास हो जाएगा बेटा एम वी कोस थीटा इंटू जे कैप। माइनस समझ में आया ना सभी को? माइनस क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, क्लियरली विजिबल होगा आप लोगों को। P2 की अगर मैं बात करूं, सेकंड केस में मैं लिखूंगा माइनस एम वी साइन थीटा आई कैप, क्योंकि माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव में है बेटा, और ये भी नेगेटिव में था, ये भी हमारा नेगेटिव में, ठीक है सॉरी, माइनस एम वी कोस थीटा, यहाँ पे जे कैप आ गया। तो बेटा थोड़ा राइटिंग पे ना जाए, भावनाओं को समझे। राइटिंग मेरी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, ठीक है, आपने समझने पे फोकस करना है। अब मैं टोटल मोमेंटम अगर यहां पे लिखता हूं, P टोटल P1 प्लस P2, तो ये आ जाएगा एम वी साइन थीटा आई कैप, ठीक है, माइनस एम वी कोस थीटा जे कैप, फिर इसको लिख देंगे माइनस एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस एम वी कोस थीटा जे कैप। तो यहां पे क्या होगा, एम वी साइन थीटा से एम वी साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो मेरे पास आएगा दोस्तों, वो आएगा माइनस 2mv कोस थीटा इंटू जे कैप। तो ये मेरे पास लीनियर मोमेंटम का, नेट लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन आ गया। मतलब इस मोमेंटम से पार्टिकल दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, जब ट्रेवल कर रहे हैं वो इंडिविजुअल मोमेंटम से, तो सम करने पे एट एनी इंस्टेंट जब थीटा एंगल बन रहा है तो ये मोमेंटम आ गया है। हमें बताना है कि जब उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे पहुंच गया है, तो ए पे थीटा पाई बाई 2, बी पे थीटा पाई बाई 2, उसके हिसाब से हमने बताना कौन सा ग्राफ सही होगा। तो अगर तुम बेटा यहां पे ध्यान से देखोगे, एट पॉइंट ए, देखो अगर मैं मैग्नीट्यूड लिख दूं तो ये सारी चीजें हट जाएंगी। कौन कौन सी चीजें हट जाएंगी? P टोटल अगर मैं लिखता हूं तो सीधे सीधे मेरे पास ये 2mv cos थीटा आ जाएगा, ठीक है जी।
एट पॉइंट ए जब थीटा पाई बाई 2 पुट करता हूं तो बेटा ए पॉइंट पर भी जो मेरा लीनियर मोमेंटम है मैग्नीट्यूड वो, क्योंकि cos 90 पुट करेंगे cos 90 जीरो होता है, जीरो हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं पॉइंट बी पे चेक करता हूं तो वहां पे थीटा माइनस पाई बाई 2 है। अब थीटा माइनस पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पॉइंट बी पर भी जो मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि थीटा पाई बाई 2 पुट करो या माइनस पाई बाई 2 पुट करो cos 90 दोनों केस में जीरो होता है। इसका मतलब जहां से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल वहां पे भी टोटल मोमेंटम जीरो होगा, जहां पे एंड कर रहा है अपनी मोशन को वहां पे भी टोटल जीरो होगा। तो ऐसा चारों में से कौन सा ग्राफ है, वो फोर्थ ही ग्राफ है, थीटा पाई बाई 2 पे जीरो माइनस पाई बाई 2 पे जीरो। तो इसीलिए बेटा 27 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा बच्चा पार्टी। ठीक है, ओके जी। तो फोर्थ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, 27 का फोर्थ। चलो अभी हमारा हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 28 वाली स्लाइड पे आ गए। डायोड का सवाल देखो, डायोड का सवाल जो पेपर पहले हुआ था 26 का वहां पे भी था और अभी भी डाल दिया, लेकिन अभी थोड़ा चेंज किया उसने। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज चेक करना चाह रहा है बच्चे की कि नॉलेज उसको ढंग से है नहीं है। 3 आइडेंटिकल पीएन जंक्शन डायोड D1 D2 D3 दे दिए हैं। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर की बात की है, D1 D2 D3 की, W1 W2 W3 है, तो हमने बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस सवाल को तो देखो बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, तो बच्चों ने ज्यादातर कर भी दिया होगा। इसके लिए सिर्फ क्या थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, पहले हमें नॉलेज चाहिए कि जो डायोड है, ठीक है बेटा, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जस्ट ए मोमेंट, जो पीएन जंक्शन डायोड है मेरे लाल, पीएन जंक्शन डायोड में ये पीएन साइड, ये जो पी साइड है ये हायर पोटेंशियल पे होनी चाहिए, और ये अगर लोअर पोटेंशियल पे है तो इसको हम फॉरवर्ड बायस्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे नहीं बोलना नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह के पी साइड पॉजिटिव पोटेंशियल पे होनी चाहिए, ये नेगेटिव पे होनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ स्कूल की थ्योरी तक तो सीमित है, लेकिन अगर कंपटीशन की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि बेटा अगर मैं इस तरीके से एक 20 वोल्ट और 10 वोल्ट, तुम देखो पी और एन दोनों साइड को मैंने पॉजिटिव पे कर दिया है, लेकिन फिर भी ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। तो इसीलिए हमें याद रखना है पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में नहीं, हमने याद रखना है कि हायर पोटेंशियल पे कौन सा पी आना चाहिए, हाई पोटेंशियल पे, एन आना चाहिए लो पोटेंशियल पे, तभी डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। साथ ही साथ हमें पता है कि जब फॉरवर्ड बायस्ड की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, तो विड्थ जो होती है डिप्लेशन लेयर की, किसकी विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज कर जाती है और रिवर्स बायस में इंक्रीज करती है। अब देखो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं जा नहीं पाऊंगा वरना बहुत टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, फिर भी मोटी मोटी बातें जो पॉसिबल है मेरे लिए मैं बता रहा हूं आपको। डिप्लेशन लेयर एक बैरियर के जैसा होता है, जैसे हम कार लेके जा रहे हैं, हमारे सामने स्पीड ब्रेकर आ गए, तो अगर डिप्लेशन लेयर ज्यादा है तो ब्रेकर ज्यादा है, स्पीड कम हो जाएगी, है ना, कंडक्शन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे लेके चलते हैं। फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो जाती है, और रिवर्स की अगर मैं बात करूं बेटा, रिवर्स में बढ़ जाती है। तो सबसे पहला टास्क ये है, पहचानो कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है। तो बेटा ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, मतलब ये साइड इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे P, ये नेगेटिव, मतलब अगर मैं डायोड के बारे में लिख दूं तो D3 मेरा रिवर्स हो गया, D3 मेरा कैसा बायस हो गया बेटा, रिवर्स। रिवर्स हो गया तो इसकी डिप्लेशन लेयर, जो इसकी डिप्लेशन लेयर की थिकनेस है DP मैंने बोल दिया, वो बढ़ेगी। अगर मैं बात करूं अपने D1 की, जो D1 है ये मेरा फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है तो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस बेटा क्या होगी, कम होगी, ओपन सर्किट है। D2 की बात करें, D2 ओपन है तो इसको अनबायस्ड बोल लेंगे, और अनबायस्ड की जो थिकनेस है डिप्लेशन लेयर की फॉरवर्ड से ज्यादा होगी और रिवर्स से क्या होगी बेटा, कम होगी। तो इसीलिए यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, सबसे ज्यादा जो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस होगी वो थर्ड की होगी, क्योंकि थर्ड वाला बेटा हमारा रिवर्स बायस है, जो थर्ड वाला रिवर्स बायस है सबसे ज्यादा इसकी होगी। उसके बाद में क्योंकि सेकंड अनबायस है, अनबायस मतलब हमने पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया उसके अक्रॉस में, तो सेकंड की थिकनेस ज्यादा होगी डिप्लेशन लेयर की एज कंपेयर टू फर्स्ट। फर्स्ट की सबसे कम क्यों होगी बेटा, फर्स्ट हो गया है फॉरवर्ड बायस, तो W1। तो इसलिए यहां पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट था वो W3, हाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बेटा ये जो 29 क्वेश्चन है लेंस वाला, ठीक है,
इस 29 क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम सोल्व करेंगे, जो लेंस का सवाल हमें दिया हुआ है। रे ऑप्टिक्स पे एक सवाल और आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया द लेंस कॉम्बिनेशन इज शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज L1 एंड L2 ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फोन। तो देखो, पहली बात तो हम लोगों ने समझनी पड़ेगी कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करें, मिरर की बात करें, तो एक कॉमन कंसेप्ट है वहां पे। वो क्या है? कॉम्बिनेशन में बेटा एक जो हमारा डिवाइस है उससे जो एक इमेज बनेगी, चाहे वो मिरर है लेंस है, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा? फर्स्ट केस में हम रिफ्रैक्शन लेंगे फर्स्ट वाले लेंस के ऊपर, उससे इमेज बनाएंगे। अब वो जो इमेज बन के आएगी जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन को हम एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, एज एन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, और फिर सेकंड वाले लेंस से पोजीशन निकाल देंगे। वो बेटा हमारे पास फाइनल आंसर होगा। वो क्या होगा हमारे पास? फाइनल आंसर। अब जैसा आप लोगों को देख के लग भी रहा होगा, पहले वाला कन्वेक्स है लेंस और दूसरे वाला कैसा है बेटा? कनकेव। कन्वेक्स बोल दो या कन्वर्जिंग बोल दो, दूसरा कनकेव हो गया। चलो इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। ऑब्जेक्ट इधर दिया हुआ है, हमें पता है ऑब्जेक्ट जिधर रहता है उधर से ही इंसिडेंट रे चलती है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, जहां से हम डिस्टेंस लेके चलते हैं, ठीक है। देखो अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि हमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फोकल लेंथ उसने प्लस माइनस में खुद दे दी है, और बिल्कुल सही दी है जो वैल्यूज उसने दी है। अदरवाइज हमें खुद पता लगाना पड़ता है इस चीज का, या याद रखना पड़ता है। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। आप लोग जानते होंगे कन्वेक्स क्या करता है बेटा? कन्वर्ज कर देता है लाइट रेज को, ठीक है। फोकस यहाँ पे आया, फोकल लेंथ हो गई। ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे, तो जिधर हम मेजरमेंट कर रहे हैं इंसिडेंट रे भी उधर है, इसलिए फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव दी है। वहीं पे अगर मैं बात करूं अपने डाइवर्जिंग लेंस की, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस में पता है रेज डाइवर्स होती है, तो इस तरीके से पीछे हम लेके जाते हैं रेज को। फोकल लेंथ इधर आ गई बेटा, ऑप्टिकल सेंटर इधर हो गया, मतलब इंसिडेंट रे आ गई राइट साइड को और मेजरमेंट कर रहे हैं लेफ्ट साइड को, तो इसीलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कनकेव लेंस की, और कन्वेक्स की बेटा फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। उसने मेंशन की है। चलो अब हमने निकालनी है इमेज कहां पे बनेगी। तो पहले केस 1 लेके चलते हैं मेरे लाल। कौन सा केस लेके चलते हैं बेटा? केस 1। केस 1 में क्या होगा? हम ये मान के चलेंगे कि मेरे लेंस 2 को भूल जाओ, फर्स्ट के ऊपर रिफ्रैक्शन लो, फर्स्ट से कैलकुलेशन करो, फिर हम मान के चलेंगे कि पहले से जो इमेज बनी दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। कैसे करेंगे बेटा? हम ले लेंगे पहले वाले के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे लाई करेगा? 30 दिया है, अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे। याद रखना ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर कर रहे हैं, तो U1 बोल दिया -30 आ जाएगा। फोकल लेंथ यहाँ पे दी है उसने, प्लस दी है, प्लस ही होती है कन्वेक्स लेंस की। हम अब लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे बेटा। क्या यूज कर लेंगे? लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। अब क्योंकि फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं तो 1 लगा देंगे। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? मैंने निकालना है इमेज की पोजीशन फर्स्ट केस में, तो बेटा आ जाएगा 1/v1 = 1/f1 + 1/u1। 1/f1 आ गया 1/10, और ये हो जाएगा -1/30। ये क्या हो गया बेटा? -1/30। अब बात आ रही है कि सर ये माइनस में क्यों आया? क्योंकि U1 माइनस में था, ठीक है। 1/v1 आ गया 30 LCM, ऊपर मेरे पास क्या बचेगा? 3 - 1 2/30 1/15। V को रिवर्स करेंगे तो फर्स्ट वाले से +15 सेंटीमीटर पर इमेज बनी। कहां पर इमेज बनी बेटा? +15। अब आंसर देखो तुम, पहले वाले का क्या आया? कन्वेक्स लेंस ने 15 सेंटीमीटर पे इमेज बनाई और ये आया प्लस में। प्लस का मतलब राइट साइड में यहां से 15 सेंटीमीटर पे जाकर इमेज बनी, उसको मैं बोल दूंगा I1, पहली वाली इमेज बनी। अब बेटा ये जो इमेज I1 बनी है 15 सेंटीमीटर पे, ये दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मतलब जो I1 क्या काम करेगा बेटा? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसके लिए? फॉर कनकेव लेंस। तो अब सेकंड केस में हम कनकेव पे जाएंगे बेटा। सेकंड केस पे जब हम कनकेव में जाएंगे तो कनकेव के लिए मुझे ये बताओ कि U2 कितना होगा। तो बेटा U2 अगर हम देखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करते हैं हम, ये डिस्टेंस 3 दे दी उसने, यहां से यहां तक 3, और टोटल इधर से 15 है, तो बची हुई कितनी होगी बेटा? ये 12 सेंटीमीटर। यार बात समझ में आ रही है? टोटल 15 है एक के ऑप्टिकल सेंटर से I1 तक, दोनों के बीच का 3 दिया है,
मुझे ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट चाहिए होती है, तो 15 माइनस 3 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर तुम देखोगे कि राइट साइड में आ रहा है। किधर आ रहा है बेटा? राइट साइड में। और जो मेजरमेंट भी हम लेके चल रहे हैं इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे भी राइट साइड में है, 12 सेंटीमीटर की मेजरमेंट भी राइट साइड को लेके चलेंगे, तो इसलिए U2 प्लस आएगा। U2 आया प्लस 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। F2 यहां पे दिया है -10, फिर से लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/F2 इक्वल टू 1/V2 माइनस 1/U2, और फाइनली हमने यहां से V2 निकालना है, जो आएगा 1/F2 प्लस 1/U2। अब 1/F2 कितना हो गया? -10 प्लस 1/U2 हो गया बेटा 12। 1/U2 मेरे पास यहां से आ जाएगा, अगर मैं 120 यहां पे एलसीएम ले लूं तो इधर मेरे पास कितना आएगा बेटा? ये इधर आएगा -12 और ये आएगा +10, सो आएगा -2/120 माइनस 1/60, मतलब U2 आ गया मेरे पास -60 सेंटीमीटर। अब माइनस में जो आंसर आया तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस किधर आया होगा। क्या माइनस राइट साइड में गया, या माइनस हमारा बेटा किधर गया? लेफ्ट साइड में गया, है ना? माइनस राइट में गया या लेफ्ट में गया? तो यहां पे माइनस हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट मेनली लेफ्ट में है, रेज राइट को जा रही है, मतलब जो पोजीशन आई है ऑप्टिकल सेंटर से कितनी आई? -60, वो इधर कहीं पे आई हुई है। तो इसको मैं लिखूंगा 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ कनकेव लेंस, टू द लेफ्ट ऑफ कनकेव। ये प्लस माइनस का गेम समझना होता है। मैं खुद बोलता हूं बच्चों को कि बेटा रे ऑप्टिक्स में 50% तो साइन कन्वेंशन वाला ही गेम है। जब तक हम ये लेंस वगैरह की बात करते हैं, मिरर की बात करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं, हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि प्लस माइनस हमारा किधर से है और क्या है। तो क्योंकि आंसर माइनस में आया तो ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट हो जाएगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो कनकेव लेंस के लेफ्ट में ये आंसर हमारे पास आ रहा है, 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कनकेव। तो इसका बेटा थर्ड आंसर हमारा सही होगा। क्या होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके जी। अब बात आती है थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, नेक्स्ट कैसे डिस्कस करें। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, रोटेशनल मैकेनिक्स का सवाल आ गया फिर से। इसको कैसे करेंगे सर रोटेशनल मैकेनिक्स को? तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो हर एक सवाल को बड़ा बनाया उसने, लेंथी किया जानबूझ के। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं कर पाएंगे ये सवाल, बहुत सारे सवाल बच्चे बहुत आराम से घर पे बैठ के, लेकिन वहां पे हमें करना था एग्जाम में। जो गिवन टाइम था वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चन उतने टाइम में हो जाएंगे। बच्चों को डराया ही गया है। तो देखो दो सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर ए ऑफ रेडियस कैपिटल आर, बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर दे दी, एंड मास m, इसका मास में टाइम दे दिया है, इज अटैच्ड टू ए पॉइंट टू ए स्मॉलर सॉलिड स्फीयर b ऑफ रेडियस r लेस देन r, मतलब इस वाले की रेडियस दी है बेटा उसने स्मॉल r, बड़े वाले की कैपिटल R, दूसरे की स्मॉल r दिया है। मास उसने दे दिया ये m है, इसका मास स्मॉल m है, और स्मॉल m पता चल रहा है, ये बताने की जरूरत भी नहीं थी कि छोटा मास है। वैसे चलो उसने बता दिया, मटेरियल के बारे में पता चल जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि मान लो एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, 1 और 2, और तुमसे पूछ लें कि बताओ बेटा कौन सी बॉडी का मास ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि 1 का ही बोले, साइज के हिसाब से मास का पता नहीं चलेगा बेटा, डेंसिटी से पता चलेगा कि हाईली डेंस तो नहीं है, हो सकता है आयरन का पार्ट हो, ये पेपर का बना हुआ हो। तो वैसे यहाँ पे है, इसीलिए उसने बताया कि जो सेकंड पार्ट है स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, वो सच में ही लाइट है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। आगे चलते हैं। Assume that the line joining their centers along the lies along the horizontal, ठीक है जी। The moment of inertia of the system calculated about a vertical axis, ठीक है, दिया हुआ है, A से पास कर रहा है IA, B से पास कर रहा है IB, ठीक है, दोनों का डिफरेंस बताना है फर्स्ट केस में। और देखो इसको मैंने फर्स्ट केस मान लिया और ये हो गया सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में अगर हम देखेंगे IA और IB मैंने निकालना है, मैं एक काम और कर रहा हूं, बड़े स्फीयर को 1 मान रहा हूं, छोटे को 2, ऐसे यहाँ पे बड़े वाला 2, छोटे वाला 2, सॉरी बड़े वाला 1, छोटे वाला 2, I1 I2 निकाल लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो बेटा फर्स्ट केस में अगर मैं निकालता हूं IA, ऑब्वियस ही बात है IA जो होगा वो दोनों का यहां पे सम हो जाएगा, फर्स्ट वाले स्फीयर का और कौन से वाले का, दूसरे का। अब फर्स्ट वाले का अगर मैं देखूं, फर्स्ट वाले का तो सीधे सीधे हमारे पास सेंटर मास से पास कर रहा है एक्सिस, सॉलिड स्फीयर है। कैसा स्फीयर है बेटा? सॉलिड।
सॉलिड स्फीयर में हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr²। ये तो बड़े आसानी से आ गया फर्स्ट वाले स्फीयर का। लेकिन स्मॉल स्फीयर की अगर मैं बात करूं I2 की, तो सेकंड वाले को निकालने के लिए मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी थ्योरम बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों? क्योंकि एक्सिस बॉडी के बाहर है, बॉडी यहां पे लाई कर रही है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है दोस्तों? I2 में जो निकालूंगा वो बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो गिवन एक्सिस है उसके पैरेलल एक एक्सिस पास कराएंगे छोटे स्फीयर से। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट IA, वो मैंने लिखा IA ICM, मतलब ये जो बॉडी है इसके सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास स्मॉल बॉडी का इनटू दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं भाई, इतना आप लोगों ने समझना पड़ेगा, है ना, वरना बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को बताने में। ICM मैं सीधे से लिख रहा हूं, ICM प्लस मास, कौन सी बॉडी का मास? ये वाला मास, सेकंड के लिए बात कर रहा हूं, इनटू दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, r प्लस r का स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पे ICM हम देखेंगे, ICM क्या हो जाएगा छोटे वाले के लिए, 2/5 स्मॉल m इंटू r स्क्वायर प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो IA के अबाउट में अगर मैं इक्वेशन बना के लिख दूं टोटल, I1 मेरे पास आ गया 2/5 कैपिटल M इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस 2/5 स्मॉल m इंटू स्मॉल r स्क्वायर प्लस स्मॉल m इंटू r प्लस r होल स्क्वायर। देखो भाई सवाल क्या लेंथ दी जा रहा है, ठीक है ना, कैलकुलेशन हर एक सवाल में। अब सेकंड केस में B के अबाउट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा, अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगा फर्स्ट और सेकंड का। तो इस केस में फर्स्ट वाले में हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। कहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी बेटा? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2/5 mr स्क्वायर प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस आ गई r प्लस r होल स्क्वायर। भाई फर्स्ट वाले के ICM प्लस mr स्क्वायर, दूसरे के डायरेक्ट एक्सिस से पास कर रहा है तो उसमें सिर्फ आएगा 2/5 स्मॉल m इंटू r स्क्वायर। तो इसलिए मेरे पास IB जो आ गया, अगर फाइनल लिख दूं 2/5 कैपिटल mr स्क्वायर प्लस कैपिटल M इंटू r प्लस r होल स्क्वायर प्लस 2/5 mr स्क्वायर। चलो जी, ये हो गई क्वेश्चन 2। आंसर में उसने हमारे से क्या पूछा है? प्लस पूछा क्या? ओहो, माइनस पूछा तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट वाले में हम जो पहला केस है उसमें सेकंड स्फीयर के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सेकंड केस में फर्स्ट वाले के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास IA माइनस IB निकालना है। तो IA मेरे पास कितना आ गया दोस्तों? 2/5 कैपिटल mr स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन ही है, थोड़ी सी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला केस हो जाएगा। M इंटू R प्लस R स्क्वायर, और नीट में हमने ये करना था, वो भी पूरा एकदम ध्यान देके, ठीक है, माइनस M इंटू R प्लस R होल स्क्वायर माइनस 2/5 स्मॉल m इंटू R स्क्वायर। देखते हैं कुछ कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है। इतना बड़ा एक्सप्रेशन बनते हुए चला गया, थोड़ा भी ध्यान हटा तो मान लो कि काम गड़बड़ हो गया। कैपिटल 2/5 mr स्क्वायर से कैपिटल 2/5 mr स्क्वायर गया भाई साहब, स्मॉल 2/5 mr स्क्वायर से स्मॉल 2/5 mr स्क्वायर चला गया, ठीक है जी। तो हमारे पास हाँ, जो आंसर बचा वो बचा IA माइनस IB इज इक्वल टू M इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर, और इधर बचा माइनस, ये कैपिटल M था, इसको नहीं गलती से उठा देना, कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर बाहर ले लूं तो अंदर बचेगा स्मॉल m माइनस कैपिटल M। देयरफॉर हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया IA माइनस IB का, वो आ गया स्मॉल m माइनस कैपिटल M इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल m माइनस कैपिटल M इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन। तो 30 का बेटा कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? 30 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हुआ है, ठीक है जी।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला सवाल डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, ठीक है। कंसिडर दैट एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं भाई। कंसिडर दैट एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद वेलोसिटी, ठीक है बेटा, v की वैल्यू दे दी √25.6 इंटू √10⁵ मीटर पर सेकेंड। रेडियस दे दी ऑर्बिट की, इस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है। x की वैल्यू हमने बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि रेडियस जो है उसने x की फॉर्म में दी है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, और वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है हमें उसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, और रेडियस की वैल्यू जब ये पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये बात कॉमन सेंस वाली है, सब लोग जानते हैं कि इस पापी दुनिया में अगर कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रही है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स काम करती है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है, ठीक है। वैसे एटम के अंदर है, एटम के अंदर हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन गोलू गोलू घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो उनके ऊपर भी बेटा कौन सी फोर्स लगी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सभी को पता है, mv²/r, लेकिन ये प्रोवाइड कौन कर रहा है यहाँ पे हमें? यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है K(Q1Q2)r², वो बेटा किसका काम कर रही है? हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करते हैं, ये r से एक r कैंसिल हो गया, तो यहां से स्मॉल r की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आएगा K(Q1Q2)mv²। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन एटम में, तो हाइड्रोजन के लिए जो Q1 होगा Z इंटू ई, एटॉमिक नंबर 1 ई आ जाएगा, प्रोटॉन के लिए चार्ज। और वैसे ही हमारे पास जो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका चार्ज भी ई है, तो R का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Ke²/mv²। वैल्यूज पुट करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 K की वैल्यू हो गई, E हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर हो गया भाई। मास, अब मास किसका दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, बहुत अच्छी बात है, 9 ही लेके चल रहा है। 9 इंटू 10⁻31, 9.1 एग्जैक्ट नहीं लिया, ठीक है जी। और K की वैल्यू भी दी थी यहाँ पे, ठीक है। v², अब कितनी स्पीड से दौड़ रहा है? √25.6 इंटू 10⁻, कितनी है बेटा? 5 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है इसमें बस, अब सोल्व करना है। देखो हर जगह जहां जहां ऑप्शन मिला एग्जामिनर को भर भर के कैलकुलेशन डाली है कि बेटा कैलकुलेशन करते रहो, बाकी कुछ मत करो, है ना। बायो छोड़ो, सब फिजिक्स के ऊपर टाइम लगाने की कोशिश की गई। ये हो जाएगा हमारे पास 2.56, 16 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 256, 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा 2.56, 10⁻हो गया -38 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 10⁻31, ये हो जाएगा 25.6 इंटू 10⁻5 हो जाएगा 10⁻10, ठीक है जी। सोल्व करते हैं, अब ये पॉइंट हटाएंगे, ठीक है जी। 100 आ गया, सबका अपना अलग अलग तरीका है, मैं ऐसे सोल्व करता हूँ, पॉइंट हटाया इधर आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमने सिर्फ पावर को सिंप्लीफाई करना है, 10⁻9 और एक 10 तो ये हो गया, इंटू 10⁻−38, नन्नो मुन्नो की तरह बता देता हूँ बेटा तुम्हें, यहाँ पे ये हो गया, अच्छा 100 है, ठीक है, ये हो गया 10⁻−31 इधर, इंटू 10 ये हो गया 12। ये हमारे पास यहां से आ जाएगा 10 कितना? -28, ठीक है भाई साहब, 10⁻28, और यहां पे 10 की पावर माइनस में आ जाएगी, ठीक है, ये है 12, 12, 8, 20, ठीक है, तो 18 -19, ठीक है, कितना आ जाएगा? -19 आ गया बेटा। अब ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻28 इंटू 10⁻19 ऊपर चला गया प्लस। मैं क्या करूंगा? R की वैल्यू पुट कर दूंगा इधर। R कहां गया? R दिया x इंटू 10⁻⁻9, x इंटू 10⁻⁻9 दे दिया बेटा, 10 ये हो गया -9, ठीक है, -28 + 19 10⁻⁻9 हो गया। अब यहां से x आ गया, ये इधर आया बेटा, 10⁻⁻9 बाई 10⁻9 कैंसिल हो गया 1, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 1।
तो इसका 31 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। 31 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 अगर हम देखेंगे बेटा, फटाफट मिटा देते हैं इसको। 31 हो गया जी, ठीक है जी। इससे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट 32 में क्या दिया है बेटा? केटीजी का सवाल है। द मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल इन एन आइडियल गैस ए इज हाफ। मीन फ्री पाथ की वैल्यू दी है ए के लिए हाफ दैट ऑफ अनदर आइडियल गैस बी। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मॉलिक्यूल ए इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल बी इफ नंबर डेंसिटी ऑफ गैस ए एंड बी आर एन एंड एन बी। तो एन नंबर डेंसिटी का हमें रिलेशन बताना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो हमें फॉर्मूला पता है कि जो मीन फ्री पाथ है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हम जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। ये डाटा हमें पता है। अब यहां के हिसाब से हम देखेंगे बेटा, √2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो लैम्डा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर इंटू एन। आंसर उसने एन का पूछा है तो एन की फॉर्म में कर दूंगा इक्वेशन। एन की फॉर्म में लिखूंगा अपॉन डी स्क्वायर इंटू लैम्डा। अब आइडियल गैस ए के मॉलिक्यूल और बी की बात की है, तो ए और बी की फॉर्म में अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा एन ए बाई एन बी, तो हमें पता है कि रिलेशन क्या होता है, डायमीटर। जब इनवर्स रिलेशन होता है तो उल्टा आएगा, इधर ए है तो इधर बी आएगा, डी बी बाई डी ए का स्क्वायर। ठीक है भाई, इनवर्स में उल्टा करते हैं। और लैम्डा हो जाएगा लैम्डा बी बाई लैम्डा ए। अब इनके बारे में क्या दिया है वो समझते हैं। उसने बोला द मीन फ्री पाथ ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ गैस बी। तो लैम्डा ए की जो वैल्यू दी है वो 1/2 इंटू लैम्डा बी दी है। साथ ही साथ डायमीटर ऑफ ए का जो डायमीटर दिया है वो बी का ट्वाइस दिया है। ये वैल्यूज पुट करते हैं इधर। तो डी बी को तो डी बी रहने दिया भाई, डी ए की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स ऑफ डी बी का स्क्वायर। वैसे लैम्डा बी को लैम्डा बी रहने दिया जी, लैम्डा ए की वैल्यू होगी लैम्डा बी बाई 2। ठीक है, कैंसिल हो गया, 1/2 स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, लैम्डा कैंसिल हो गया, 1/2। सो एन ए बाई एन बी की वैल्यू जो हमारे पास आई है दोस्तों वो आ गई है 1/2। यह बोल सकता हूं यहां से आंसर की फॉर्म में एन ए इज इक्वल टू एन बी बाई 2, एन ए इज इक्वल टू एन बी बाई 2। तो 32 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया बेटा। 32 कौन सा ऑप्शन सही हो गया है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ये वाला पार्ट भी हो गया है। चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एसएचएम का सवाल दे दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें भी थोड़ा मतलब हर एक सवाल में ऐसा तो दिया ही नहीं भाई, क्वेश्चन इस बार जो पेपर बनाया है ऐसा दिया ही नहीं कि डायरेक्टली आप कर लो। हर एक पॉइंट पे जब प्रोसीड करोगे तो सवाल के बारे में सोचना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं दिया उसने, डायरेक्ट कोई नहीं दिया। जैसे पिछले बार मई वाले पेपर में था जो लीक हुआ था, उस पेपर में जैसे सवाल दिए थे वैसे डायरेक्ट नहीं दिए। 33 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं। 30D क्या है? ए सिलिंड्रिकल कॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोट्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 if the cork is depressed slightly and releases it oscillates harmonically with time period t. If the same cork floats in another liquid of density ρ2 then the similar oscillations has time period 2t. हमने ρ2 बाई ρ1 की बात करनी है। तो कुल मिला के बात क्या है कि बेटा जो सिलिंड्रिकल फोर्क है हमारा, ठीक है, ये उसने बोला कि दो लिक्विड के अंदर उसको, दो लिक्विड के अंदर डाला बेटा ये, ठीक है, दो लिक्विड। पहले वाले केस में डेंसिटी ρ1 है तो दूसरे वाले में बेटा डेंसिटी क्या दे दी उसने? ρ2 दे दी डेंसिटी। अब वो बोल रहा है फर्स्ट केस में टाइम पीरियड t था तो दूसरे में कितना आ रहा है? टाइम पीरियड 2t आ रहा है। डेंसिटी का रेशियो पूछा है। अब बात यहां पे ये आती है कि अगर मैं इसको डिप्रेस करूं नीचे की साइड, ठीक है, तो नीचे बेटा ग्रेविटी फोर्स लगेगी। अब फोर्क क्योंकि सेम है, सॉरी सिलिंड्रिकल जो कोर्क है वो सेम है, सिलिंड्रिकल कोर्क सेम है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो उसका मास है वो सेम रहेगा, चाहे पहले लिक्विड में डालो या दूसरे में डालो, जो वेट है। ऊपर की साइड इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। देखो जब हम एसएचएम की बात करते हैं तो हम रिस्टोरिंग फोर्स लगेंगे, और रिस्टोरिंग फोर्स वैसे किसकी हेल्प से आ रही है?
अगर ज्यादा डिटेल में जाओगे, सिलिंड्रिकल फोर्क जब फ्लोट कर रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स बुयंसी दे रही है, ठीक है। लेकिन जब हम एसएचएम की बात कर रहे हैं तो हम सिंपली इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, जो ऊपर की साइड लगेगी एफ। वैसे यहां पे होगा जी, mg नीचे लगेगा इसका वेट, तो ऊपर लगेगा एफ। आंसर निकालना हमने डेंसिटी का, तो हमें पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का रिलेशन डेंसिटी की फॉर्म में मुझे निकालना पड़ेगा। मेरा टास्क ये है। तो जैसा कि बेटे हमें पता है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, कोई भी पार्टिकल, T इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई k होता है। यहां से 2 पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है दोनों केस में इसका, तो मैं बोल दूंगा कि जो टाइम पीरियड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट। k का नाम भूल तो नहीं गए बेटा, k को बुलाते हैं फोर्स कांस्टेंट। और फोर्स कांस्टेंट कैसे आएगा? जब ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, ठीक है, जब हमने इसको स्लाइटली क्या किया बेटा, उसने बोला स्लाइटली डिस्प्रेस किया, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से कर रहा है। तो यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी बेटा k इंटू एक्स, वो सीधे सीधे किसके इक्वल हो जाएगी, इसके वेट के, के एक्स इक्वल टू mg। बात समझ में आ रही है? ठीक है, k इंटू एक्स, एक्स मैंने बोला कि जो स्मॉल उसको हमने डिप्रेस किया, मान लो एक्स अमाउंट डिप्रेस किया, फिर ये ऑसिलेट कर रहा है, नीचे प्लस एक्स तो ऊपर जाएगा माइनस एक्स, के एक्स इक्वल टू mg हो गया। अब हमने k की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, k जो आएगा मेरे पास, k इंटू एक्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स जो मेरे पास आएगा, तो देखो मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी हो गया हमारे पास। अब यहां से अगर मैं बात करूं k की, तो k मेरे पास तुम देखोगे तो क्या आ जाएगा, रो वी जी बाई एक्स डेंसिटी। अब बात करें, मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं, डेंसिटी वेरिएबल है, और डेंसिटी किसकी आ रही है बेटा हमारे पास, ये जो यहां पे उसने बात की है बेटा किसकी, लिक्विड की बात की है। अच्छा लिक्विड, फर्स्ट केस में उसने लिक्विड बोला है कि डेंसिटी रो 1 है, और सेकंड केस में जो उसने बोला लिक्विड की जो डेंसिटी है बेटा वो क्या है, रो 2 है। तो ये मेरे पास अगर देखेंगे आ गया रो वी जी बाई एक्स, ये मेरे पास क्या आ गया, फोर्स कांस्टेंट आ गया। अब फोर्स कांस्टेंट यहां से अगर मैं देखूं, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा इसका, जो हमारे पास कोर्क है, जी कांस्टेंट है, एक्स हम फिक्स लेके चल रहे हैं जो ऑसिलेट कर रहा है, तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आ रहा है, देयरफॉर t जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बेटा किसके, डेंसिटी के, क्योंकि k यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरे पास किसके आ गया, डेंसिटी के आ गया। अब वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा T1 बाई T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो 2 बाई रो 1। अब T1 कितना दिया है, पहले केस में टाइम पीरियड उसने दे दिया t, दूसरे में दे दिया 2t इक्वल टू रो 2 बाई रो 1 का स्क्वायर रूट, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो रो 2 बाई रो 1 आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बेटा रो 2 बाई रो 1 जो आएगा वो आएगा 1/4। तो 33 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही था बेटा, 33 कौन सा ऑप्शन सही था, फर्स्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। सो जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, साउंड वेव, फॉर साउंड वेव द नंबर ऑफ नोड्स फॉर द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन, देखो ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि वेव वाले चैप्टर में लास्ट में, चाहे चैप्टर आप लोगों को कितना ही मुश्किल लगे, है ना बेटा, तो चाहे चैप्टर आपको कितना ही मुश्किल लगे, मैं हमेशा बोलता हूं कि वेव वाले चैप्टर में ऑर्गन पाइप हमने जरूर पढ़ना है। तो इसमें क्या दिया बेटा ऑर्गन पाइप वाले सवाल में, यहां पे उसने मेंशन किया है फॉर साउंड वेव इफ द नंबर ऑफ नोट्स फॉर फिफ्थ हार्मोनिक, हार्मोनिक ओवरटोन, ठीक है, क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, क्या चीजें होती हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। फॉर साउंड वेव्स इज द नंबर ऑफ नोट फॉर फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन एंड ऑर्गन पाइप इज n, और नाइन्थ हार्मोनिक के लिए नंबर नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ द सेम पाइप विद वन ऑफ इट्स एंड क्लोज, मतलब ये क्लोज ऑर्गन पाइप की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बेटा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का m दिया, तो n बाई m का रेशियो पूछा है, नंबर ऑफ नोड का रेशियो पूछा है। तो बेटा हमने देखो
जनरल फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं फॉर ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप्स के लिए जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास अगर मैं लेके चलूं, नंबर ऑफ नोड्स का, जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स है उसको हम लेके चलते हैं m+1। अब m यहां पे क्या है, ये m यहां पे ये वाला m नहीं है जो नंबर ऑफ नोड है, ये है हमारे पास नंबर ऑफ ओवरटोन। कौन से ओवरटोन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ओवरटोन। अब होता क्या है फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ओपी, ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें तो देखो जितने नंबर का हार्मोनिक होता है वैसे उतने ही नोड बनते हैं, बट फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चलें तो फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब वहां पे होता है फोर्थ ओवरटोन। कौन सा ओवरटोन बेटा, फोर्थ ओवरटोन। इसका मतलब नंबर ऑफ नोड्स जो हो गए ओपन ऑर्गन पाइप में वो हो गया 4, फोर्थ ओवरटोन +1 आ गया 5। वैसे ही फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जब हम चेक करेंगे, अब ज्यादा डिटेल में बता नहीं सकता क्योंकि मुझे डायग्राम के उस वेव वाले पार्ट पे भी जाना पड़ेगा जहां पे हम नोड बनाते हैं, ठीक है ना, तो काफी टाइम लग जाएगा उसमें। अभी मैं आपको ये डायरेक्ट ही बता रहा हूं, ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं इसको। फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप जो नंबर ऑफ नोड m हो जाएंगे वो कैसे होगा, यहां पे 9th हार्मोनिक जो दिया है बेटा, 9th हार्मोनिक का मतलब यहां पे फोर्थ ओवरटोन होता है। मतलब आप लोग अगर याद करेंगे तो ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप का मेन गेम क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है कि हमारे सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप में सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती हैं, बाकी मिसिंग होती हैं। वही रीजन होता है कि हम बोलते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप से जो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होगा वो अच्छा होता है एज कंपेयर टू क्लोज ऑर्गन पाइप, क्योंकि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग। इसलिए गैप देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 9th हार्मोनिक होने पे फोर्थ ओवरटोन है। तो m में जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फोर्थ ओवरटोन 4 यूज करेंगे +1, ये भी कितना आ गया 5। दोनों का रेशियो निकाल देंगे n/m, 5/5 मेरे पास बेटा आ गया ये 1। तो इसीलिए 34th का कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है कि मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, मॉडर्न फिजिक्स पे है जहां पर हमें एनर्जी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एनर्जी वैल्यू वाले। तो यूरेनियम के लिए इक्वेशन दी है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन दे दी है और मास दे दिए हैं सभी के। मास देने पे एनर्जी वैल्यू पूछा है, तो बेटा यहां पर भी जो 4 नंबर थे हमारे वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के थे, क्योंकि हमें पता है एनर्जी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं बेटा बात करूं किसकी, मैं बात कर लूं एनर्जी वैल्यू की, तो एनर्जी वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। ये हमारे पास होता है डेल्टा m, यहां पे क्या हो गया बेटा, ये चीज होगी हमारे पास मास डिफेक्ट, ठीक है, और c हो गया स्पीड ऑफ लाइट। तो मास डिफेक्ट अगर केजी में यूज करेंगे तो ये वाला हमारे पास आएगा, और c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ यूज करेंगे। बट क्योंकि आंसर यहाँ पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसने पूछा है, तो इसका हम दूसरा फॉर्मेट जो यूज करते हैं मास डिफेक्ट का, और जैसे कि सारे जो मास दिए हैं वो AMU में हमें दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में हमें मास दिए हुए हैं, तो ये यूज होगा डेल्टा m इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डेल्टा m इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 931.5 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है इसने, तो जो इसने दिया उसके हिसाब से हम यूज करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहला टास्क है बेटा हमारा यहाँ पे मास डिफेक्ट निकालना। ये तो देखो क्वेश्चन आसान ही था। मास डिफेक्ट का हमें पता है फॉर्मूला होता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट में बेटा हमारा यूरेनियम वाला पार्ट आ जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास ये थोरियम और हीलियम वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, अगर सिर्फ मैं मास डिफेक्ट की बात कर रहा हूं। अब ये सीधे सीधे अगर मैं एनर्जी वैल्यू में वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है, और मासिस को अगर मैं AMU में लूंगा तो आंसर हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा जब मैं 931.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बेटा मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या आ गया हमारे पास, थोरियम के लिए, सॉरी यूरेनियम के लिए 238 के लिए मास दे दिया 238.050 माइनस
मास ऑफ प्रोडक्ट, देखो मास ऑफ प्रोडक्ट क्या दिया है हमें यहाँ पे, मास ऑफ प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट में थोरियम के लिए कितना दे दिया बेटा 234, ये थोरियम का हमारा हो गया 234.043, 234.043 और हमारे पास प्लस हीलियम के लिए क्या आ जाएगा, ठीक है 4He हमारे पास दिया 4.003, तो ये आ गया मास डिफेक्ट, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो बेटा हमारे पास अगर हम इसको सोल्व करें, है ना, ये सोल्व करने पे हमारे पास कितना निकल के आता है, ये अगर हम एक बार सोल्व कर लें तो ये, एक मिनट रुकेंगे जरा, 238.050 34, हाँ तो ये हमारे पास निकल के आता है 0.04, ठीक है, ये आ गया हमारे पास बेटा कितना 0.004 आएगा। कैलकुलेट करने, देखो यहाँ पे भी बच्चों कैलकुलेशन में टाइम लगना था, मैंने तो डायरेक्ट इसको अभी फिलहाल कैलकुलेटर से कर दिया है 0.004। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 तो हमारे पास आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको भी देख लेते हैं कितना आ रहा है, 0.004 इंटू 931.5, थ्री 3.726, तो बेटा आ गया 3.726 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन आंसर पूछा है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सो 3.726, देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻³ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, तो ये आ जाएगा 3726 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3726 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया बेटा, सेकंड। चलो इसका सेकंड हो गया है। नेक्स्ट सवाल, अब नेक्स्ट की बात करें बेटा, देखो नेक्स्ट भी इसने थोड़ा चेक कर लिया कि बच्चा कितना थ्योरी पढ़ता है, कितने डिटेल में हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पे इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट रिक्वायर्स इंडेक्स करेक्शन, ये ध्यान रखना इंडेक्स करेक्शन जो इनमें यूज होता है, मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन रेजोनेंस ट्यूब यहां पे नहीं होगा, रेसिस्टेंस ऑफ वायर यूजिंग मीटर ब्रिज यहां पे कोई लॉजिक बनता ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए यूज नहीं होगा। ये एक्चुअल में आप लोगों ने पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। इंडेक्स करेक्शन जो हमें काम आता है वो लेंस के लिए आता है, मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज यूजिंग ऑप्टिकल बेंच। ऑप्टिकल बेंच डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम ये फोकल लेंथ मेजर करते हैं लेंस की, वहां पे ये एंड करेक्शन बेटा यूज होता है, ठीक है, ओके ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड पे सवाल है ये है सोलर सिस्टम वाला, 37 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं। यहां पे दिया इन सोलर सिस्टम द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट ट्रेसिंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू। ये मलाई सवाल था, है ना, एक आध सवाल बिल्कुल आसान देके एनटी ने ये कोशिश की है कि बिल्कुल दया कर दिया जैसे बच्चों के ऊपर। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई क्यूब, उसने टाइम पीरियड की बात की है। देखो जब सर्कुलर ऑर्बिट होता है तो हमें पता है कि कैपलर्स लॉ के हिसाब से जब सर्कुलर ऑर्बिट होगा तो बेटा इसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ऐसा कुछ नहीं होता, ये साइड भी आर होगी, ये साइड भी आर होगी, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाएगा। कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, रेडियस और टाइम पीरियड का रिलेशन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है तभी कैपलर्स लॉ के हिसाब से टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस आता है। लेकिन यहाँ पे जब सर्कुलर ऑर्बिट हो जाता है तो दोनों साइड रेडियस सेम है, वहां पे सीधे सीधे हम टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने यहाँ पे बात की है टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड के स्क्वायर की बात नहीं की है। तो टाइम पीरियड यहां से अगर निकाल लेंगे तो आर पावर इधर जाके कितना हो जाएगा 3/2। तो इसलिए 37 का क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो गया बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। अब 38 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 38, तो देखो क्वेश्चन नंबर 38 को देखोगे तो समझो यूनिट डायमेंशन में इतने मरा हुआ सवाल आते थे पहले यूनिट डायमेंशन और एरर में, उसको भी एक सवाल दिया मुश्किल बना दिया, काफी मुश्किल। कैसे बना दिया यहाँ पे कि
जो ये इंडिविजुअल उसने टर्म्स दिए हैं, स्टीफेंस कांस्टेंट दिया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है, वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट दिया है, पहले इनका अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेता था। यहाँ पे इनको कंबाइन किया, कंबाइन करके भी मल्टीप्लिकेशन करके पावर माइनस करके आंसर निकालना है। मतलब जानबूझ के सवाल को बड़ा किया गया है। अब जानबूझ के बड़ा किया गया, पूछा क्या, देखो सिग्मा एस के बी पावर -1 और बी। अब देखो ये तो हीट ट्रांसफर का पार्ट है जो स्टीफेंस लॉ में हम पढ़ते हैं। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ भी हमारे पास कहां पे आता है, हीट ट्रांसफर। दो तो टर्म हीट ट्रांसफर से उठा लिए और किसी टाइम पे इनको अलग से पूछता था इंडिविजुअल करके। कैसे सोल्व करेंगे, तो बेटा अगर यहाँ पे हम मैं आपको बताऊं डायरेक्ट इसकी वैल्यू के सिग्मा एस का जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है mt-3 के पावर -4 होता है, ठीक है। और हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला बेटा हमारे पास होता है ml2 t-2 k-1 और वेन कांस्टेंट का हो जाएगा। वेन कांस्टेंट का फॉर्मूला पता ही है सभी को, लैम्डा इंटू टी इक्वल टू बी, जो कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो L इंटू टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन में, L इंटू के। अब यहां पे अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं, ये देखो k पावर -1 बोला है तो पावर -1 हो जाएगी। और मैं इसको अगर सोल्व करूं तो m इंटू सॉरी ये मेरे पास हो जाएगा, यहां पे अगर वैल्यूज पुट करता हूं सिग्मा ऐसा हो गया mt-3 k-4, के भी -1 हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर में m-1 L-2 t पावर प्लस k पावर भी +1 हो गई, ठीक है। और ये हो गया L इंटू के। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, m वाले टर्म को हटा देते हैं पहले, तो m पावर 0 हो गया, +1 -1। t वाले टर्म को हटाते हैं, t पावर -3 +2 ये, और ठीक है तो ये हो गया t पावर -3 और इधर से आ गया +2, ठीक है जी। L पावर -2 ये और +1 ये, +1 और k पावर बेटा आ गया -4 और 1 और 1 हो गया 2 +2। तो ये सोल्व करने पे आ रहा है t पावर -1 L -1 k पावर -2। तो अगर मैं प्रॉपर अरेंज करूं, L दिया है पहले उन्होंने, तो L -1 t -1 L -1 t -1 k सॉरी L -1 t -1 और k पावर जो बेटा हमारे पास आ रही है वो आ रही है k पावर -2। L -1 t -1 k -2 मतलब 38 का हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो गया है, ठीक है बेटा।